किस तरीके की परेशानियां होती थी उस टाइम पे बॉक्सर्स को? एक कोच था सर, वो दबा रहा था कंटिन्यू कि स्टेट में सिलेक्शन नहीं कर रहा था। जिसकी सिफारिश है वो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देते हैं, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं। मेरे को खुद को पता नहीं था कि मेरी आंख में लेंस है सर। 12-13 साल के बच्चे को चोट लगी थी सर। उस टाइम पे किसी ने नहीं बताया कि तेरी आंख में लेंस डाल दिया गया। मेरे को पता चला सर, तो वहाँ पर लेंस टूट गया आँख का। फेडरेशन ने कहा कि भाई आप खेल नहीं सकते, आपकी आंख में लेंस है। बिल्कुल जीरो से उठ के वापस वहीं ला दिया सर। मैं सोच के गया था कि मैं साइड करूँगा, मैं घर पे जाए, बट मैंने कुछ बताया नहीं। मेरी माँ को पर छत पे कपड़े सूख रही थी, वो रस्सी उतारी और मैंने उसका फंदा बना के जाके मैंने रस्सी उसमें डाला पंखे में। तो मेरी माँ ने किलकी मारी कि भाई फांसी लगा रहा है ऐसे करके। मेरे भाई और थे सर, उन्होंने दरवाजा तोड़ के सर बचा लिया। क्या फेडरेशन ने किस तरीके की मदद नहीं करी? सर फेडरेशन चाहे तो क्या नहीं कर सकती थी सर। क्रिकेट में एक मैच खेलो सर, जिंदगी में आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती। और कोई गेम है सर, कोई पूछता नहीं। लव मैरिज के पीछे की क्या कहानी रही? उसके सर एक्स्ट्रा अफेयर थे सर, तो मैंने उसको घर पे किसी के साथ देख लिया। तो जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी भाई ने पीछे किसी सर में लठ मारा सर। मेरे को जो भी 30-40 आदमी सब मेरे ऊपर टूट पड़े। बड़ी मुश्किल से मैं निकल के वहाँ से भागा। तो उसने कहा सर मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। फिर उसने कोई कुरुक्षेत्र से एक लड़का ट्रेनिंग के लिए एडमिशन करवा दिया मेरी एकेडमी में। फिर उन्होंने FIR कटवा दी बच्चे के साथ रेप किया इसने। तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उठा के अंदर डाल दिया। अंदर जाते एक पोस्ट को एक टैग ऐसे चीज सर आपके ऊपर लग गई ना सर, फिर आपको कोई नहीं पूछता, आप दोषी हो निर्दोष हो। एक 30-40 पैसे की बीड़ी के लिए वहाँ इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर जेल में बीड़ी बंद कर देना, छपकली का जो पुंजड़ होता है सर, उसको तोड़ के बीड़ी में भर के पी जाते हैं लोग। क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या और झेलना पड़ा उस दौरान जिस समय आप जेल में थे? इस दौरान सर मेरी माँ गुजर गई। अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया सर मैं उनके। मैंने एप्लीकेशन वगैरह लगाई कि मैं अपनी माँ के अंतिम संस्कार पे जाना चाहता हूँ, वो भी चांस नहीं मिला सर। मैं माँ का चेहरा ही नहीं देख पाया सर लास्ट में। मैं आज भी नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता सर मैं नॉर्मल हूँ। मेरे को सोए हुए 8-10 साल हो गए सर। नमस्कार कृष्ण जी। नमस्कार सर। मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। एक इंटरनेशनल बॉक्सर, स्टेट बॉक्सर, नेशनल बॉक्सर, बॉक्सिंग चैम्पियन, जिसने एक किताब लिखी, खेल से जेल, एक सच्ची कहानी। मैं कहीं ना कहीं खुद जब आपके साथ बैठा था ना, तो जी सर, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था कि इंसान का जीवन कैसा ही है। कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होते हैं, कभी दुख होता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी में जो कभी कभी ज़िंदगी को, इंसान के जीवन को एक पूर्ण विराम पे लाके छोड़ देती हैं, एक फुल स्टॉप। जी सर। जो हो सकता है कि एक नई शुरुआत की राह पे ले जाए इंसान को, बट ज़्यादातर यही होता है कि इंसान उस पूर्ण विराम में आने के बाद या तो अपना आपा खो देता है या अपना जीवन ख़त्म कर लेता है। बट आज हम आपके साथ हैं। आपने एक पूर्ण विराम पे आने के बाद जीवन की एक नई शुरुआत की है, लोगों को जागरूक करने की एक मुहिम शुरू की है अपनी किताब के माध्यम से। कृष्ण जी, मैं जानना चाहता हूँ शुरुआती दिन कैसे थे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? बचपन कैसा था? परिवार कैसा था? मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड भी हैं कुछ चीज़ों को लेके, बट शुरू से शुरू करते हैं। सर मेरा गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, सोरखी सर। और सारा जो घर का लालन पालन सब बच्चों का वो खेती से चलता था जी। घर में कुछ कोई सरकारी जॉब वगैरह। मेरे फादर 1965 की जब जंग छिड़ी तो मेरे दादाजी को बगैर बताए वो आर्मी में चले गए। पहले क्या था कि पहले एजुकेशन ज़रूरत नहीं होती थी। तो जैसे 1965 में जब लड़ाई शुरू हुई तो गांव मुनादी हो रही थी कि जो भी फौज में भर्ती होना चाहता है तो आप फौज की सेवा दे सकते हो। तो मेरे फादर बगैर बताए मेरे दादाजी को तो वहाँ पे चले गए। तो उनको जैसे हेल्प करने के लिए भेज देते हैं, तो वहाँ जम्मू कश्मीर भेज दिया।
मेरे दादा को पता ही नहीं कि भाई बच्चा कहाँ गया। तो किसी ने बताया कि भाई वो तो ऐसे ऐसे हिसार में मिलिट्री में भर्ती हो गया जाके। तो जब हिसार गए मेरे दादाजी पता किया कि वो तो भाई उसको हाँ भर्ती हुआ है ऐसे ऐसे करके, मेरे फादर रतिराम सिन्हा देविया राम उनको भाई फौज की हेल्प के लिए जम्मू कश्मीर भेज दिया। तो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ, वो 6-7 महीने तक वो तब भी घर नहीं आए। तो जब वो घर आए तो मेरे दादाजी और मेरी दादी बड़ी परेशान है। उन्होंने बोला था, कोई उस टाइम पे तो सब रेडियो पे ही होता था, रेडियो पे सुनने को मिलता था। तो जब वो जंग जीत गई हम 1965 की, जब रेडियो पे है कि भाई जंग समाप्त हो गई और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो बड़ी खुशी की लहर पूरे देश में फैल गई सर। तो कुछ दिन बाद फिर मेरे पिताजी घर पे आए फौजी वर्दी पहन के। तो मेरे दादाजी खुश नहीं हुए देख के कि भाई, क्योंकि उस टाइम पे मतलब आदमियों की कमी होती थी सर। तो घर पे बोला कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है, आप खेत का काम वगैरह इनमें हमारी मदद करो, हम नहीं चाहते कि आप फौज की नौकरी करें। तो कुछ फौज के अफसर थे सर, बाद में भी लेने के लिए आए मेरे फादर को, लेकिन मेरे दादाजी ने मना कर दिया कि भाई नहीं, मेरा बच्चा फौज की नौकरी नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद सर ज़मीन का भी जो भी है मेरे पापा जी वगैरह देखते थे। घर के हालात इतने थे नहीं सर, कच्चे मकान थे उस टाइम पे, घर की कच्ची छतें थी सर, मोटा पकती थी बारिश में उस टाइम पे। तो मेरी माँ भी एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत रही। मैं वो सर वो मेरा हिसार डिस्ट्रिक्ट में मेरे नाना जी कुंवारी गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मेरी माँ थी। तो वो धर्म के प्रति उनकी इतनी गहरी आस्था थी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने चारों बेटों के नाम भी, बेटे और बेटियों के नाम भी भगवानों के नाम पे रखे। जैसे मेरे बड़े भाई हैं रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, संजय शर्मा, कृष्ण शर्मा। तो भगवान के प्रति बड़ी गहरी आस्था थी सर उनकी। और वो उनकी लास्ट इच्छा थी कि जब वो मरें तो उनका शरीर है वो किसी का काम आ जाए। उन्होंने बॉडी डोनेट करना चाहती थी, बट उनका कोरोना काल में निधन हो गया। तो उनकी आखिरी इच्छा है सर मैंने पूरी की। अभी मैंने जेल से बाहर निकल के तो भी मैंने भी बॉडी डोनेट की है मेरी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए। बचपन कैसा था? हाँ, तो बचपन का क्या सर, मतलब मेरे को बॉक्सिंग में सर बड़ा इंटरेस्ट था। मतलब खेत में भाई के साथ वो करते थे सर। जैसे पहले महाभारत आती थी टीवी पे, तो उस पे वो युद्ध चलता था सर, तलवारें वगैरह गदा वगैरह वो चलती। तो भाई को हमने आपस में वो घर पे कपास की लकड़ी रखी थी, उठा के आपस में करने लगे। तो वो मेरी आंख में लग गया लेफ्ट आई में। तो वो इसमें अभी बहुत ज़्यादा डैमेज है सर। तो उस टाइम पे ऑपरेशन वगैरह हुए, मुझे बताया नहीं गया कि आपकी आंख में लेंस डाला गया। तो उसके थोड़े से दिन बाद सर फिर आँख ठीक हो गई। 5-6 महीने बाद फिर गांव में एक झगड़ा हो गया। तो एक बच्चे के साथ मारपीट हो गई सर मेरी। तो उस बच्चे को मैंने एक मुक्का मारा। तो फिर मेरा एक दोस्त था मदन गोपाल वत्स, तो उन्होंने कहा कि भाई तूने पीछे भी तेरे भाई के साथ ऐसे किया, अब फिर तूने ऐसा कर दिया तो तेरा पापा बहुत पिटेगा तेरे को। तो सर मैं भाग गया घर से पैदल ही। एक यूनिवर्सिटी है सर मेरे दोस्त गाँव के, कुलबीर सिंह बेरवाल, वो यूनिवर्सिटी में सर वॉलीबॉल खेलते थे, उनके पास चला गया मैं। तो उनके पास रहा सर मैं, घर वालों को पता ही नहीं कि 2-3 महीने तक गायब घर से। मैं भी भाग के चला गया। घर वालों ने हर जगह ढूंढा, भाई कहाँ है, कहाँ गया सर, रिश्तेदारियों में इधर उधर हर जगह पूछा। फिर क्या हुआ सर, किसी ने बताया कि भाई वो तो वहाँ है। तो मेरे पापा किसी एक दिन गए वहाँ पे, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में, मेरे दोस्त थे उनके रूम पे सोया पड़ा। मेरे पापा ने वो चादर खींची, उठाया मेरे को, मैंने देखा तो मेरे पापा ने 2-4 कान के नीचे दिए सर कि 3-4 महीने से हम तेरे को देख रहे हैं, तू कहाँ था। तो भाई तेरी माँ है वो बीमार है तेरे उसमें। तो मेरे पापा भाई घर लेके आए सर। फिर मैं कहा मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ ऐसे ऐसे। मैं वहाँ पे मैं वॉलीबॉल खेलता है सर। वॉलीबॉल तो मेरे को अच्छी नहीं लगती थी, बट मेरे को बॉक्सिंग में देखा मैंने, वो स्टेडियम में ले गया 1-2 बार। मेरे को बॉक्सिंग बड़ी अच्छी लगी। वहाँ बच्चे फाइटिंग करते मेरे को, मैं देखता उनको। तो क्या सर मैंने घर पे आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं वहाँ चला गया था। मेरी माँ ने कहा कि कोई नहीं बेटा पढ़ ले, फिर उसके बाद देखते हैं। भाई अपना वैसे तो बहुत है नहीं, बाकी फिर तो पढ़ ले एक बार। 8वीं क्लास के उस टाइम बोर्ड एग्ज़ाम होते थे सर। तो 8वीं क्लास के पेपर देने के बाद मैंने कहा पापा को कि सर मेरे को बॉक्सिंग करो पापा जी, मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ सर। मेरे पापा ने कहा अपना बहुत तो है नहीं घर का, तो हालात जानता है,
कुछ भी नहीं है, जो भी है भाई खेती से चलता है, वो भी वो बारिश पे निर्भर होता था, बारिश होगी तो खेत में कुछ हो गया सर, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो फिर भी मैं माना नहीं, मैंने कहा आपके फादर को आपको फौज में नहीं जाने दिया, आप मेरे को बॉक्सिंग में नहीं जाने दे रहे, आप भी मेरे को दबा रहे हो, तो भाई मेरा सपना है। फिर मेरे पापा को भी लगा कि हाँ यार मेरे अभी भी कहीं अरमान रह गए थे, तो मैंने कहा चल ठीक है, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं तेरे को दूंगा। तो वो सर 1000 रुपये महीने का देते थे उस टाइम पे सर। ये कौन से सन की बात है? ये सर 98 की सर। 98 में 1000 रुपये थे? जी हाँ, 1000 रुपये देते थे उसमें सर। जैसे तो वो मेरे दोस्त थे सर वहाँ पे कुलबीर सिंह, उनके पास हॉस्टल में रह जाता, कुछ वो हेल्प कर देते। तो ऐसे कर करके सर वहाँ से थोड़ा सा 1-2 साल किया सर बॉक्सिंग में, फिर और इंटरेस्ट बढ़ गया सर। फिर सर मैं वहाँ पे किसी ने कहा कि अगर बॉक्सर बनना है ना तो आप भिवानी जाओ। अच्छा। तो इंडिया में अगर बॉक्सर बनना है तो भिवानी से ही बॉक्सर बनते हैं। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, आपकी किताब में मैंने पढ़ा एक जगह पे आपने लिखा हुआ है कि आपके दोस्त ने आपको बोला कि वो मुक्के वाला खेल खेलने चलेंगे, वो कहानी क्या थी? सर मैं एक लड़की के साथ गांव में झगड़ा हो गया सर। हाँ। तो मैंने उसको खेलते हुए आपस में मुक्का मारा सर मैंने उसको, तो उसकी नाक से ब्लीडिंग आ गई। तो जब मैं उसके पास गया कुलबीर सिंह के पास, तो उसने कहा कि भाई मैं कहा मेरा वॉलीबॉल में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उसने कहा कि यार तू गांव में जो खेल खेल गया वो खेल ले। मैंने कहा गांव में कौन सा खेल खेल के आया हूँ मैं, अब 12-13 साल का बच्चा क्या सर। फिर उसने जाके वो दिखाया सर, स्टेडियम में लेके गया, कोच थे किताब सिंह, महावीर स्टेडियम में हिसार। अच्छा। तो वो वहाँ पे वो बॉक्सिंग करवा रहे थे बच्चों को, मैंने देखा, उनको देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, हाँ ये तो ठीक है। तो वो देख के बोला हाँ, मेरे को लगा कि हाँ बॉक्सिंग करनी चाहिए सर। फिर आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी और फिर आपको पता चला कि अगर आगे अच्छा करना है जी तो भिवानी जाना पड़ेगा। हाँ। तो वहाँ पे बच्चे बोलते थे सर कोई बड़ा खिलाड़ी बनना है तो भिवानी के मीनू कुब्बा के नाम से प्रसिद्ध है सर, क्योंकि जितने भी ओलंपियन हैं, अभी विजेंद्र सिंह को देखो ओलंपिक का मेडल है, सब भिवानी से हैं। जितने भी ओलंपियन, अखिल कुमार के देखो सर, वो क्वार्टर फाइनल में लॉस हो गए 2008 में, बट मतलब जो भी है सर अचीवमेंट है वो सब भिवानी से। मनदीप झागड़ा जी भी वहाँ पे काफ़ी टाइम रुक के आए, और काफ़ी सारे रेसलर्स बॉक्सर्स भी उनका यही होता है कि भिवानी चले जाते हैं सर। बॉक्सिंग को लेके स्पेशल भिवानी सर, मिनी कुब्बा के नाम से प्रसिद्ध है भिवानी, क्योंकि भिवानी में क्या कि घर घर में बॉक्सिंग है सर, हर घर से बच्चा मतलब जॉब पे भी है सर। भिवानी मतलब बॉक्सिंग ने बहुत कुछ दिया गरीब बच्चों को सर, ऐसे देखा जाए तो। और जैसे फिर एक दोस्त था सर भिवानी में, शशिकांत सिंह, इंटरनेशनल बॉक्सर रहे हैं वो। फिर मैं उनके पास गया, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की सर। फाइनेंशियली मेरा बड़ा वीक था सर, तो उन्होंने अपने रूम पे रखा, मेरे खाने पीने का बड़ा ध्यान रखा। और एक कोच था सर जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी, वो दबा रहा था कंटिन्यू, स्टेट में सिलेक्शन नहीं कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए बड़ा दिक्कतें रही सर। कास्टिज्म बहुत चलता सर, कास्टिज्म भी चलता है स्पोर्ट्स में, वैसे भी सर पहले पता गंद का, अब तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया सर, लेकिन पहले और भी ज़्यादा। किस तरीके की परेशानियाँ होती थी उस टाइम पे बॉक्सर्स को? सर क्या कि सिफारिशें चलती हैं सर, आज से नहीं सदा से ही चलती आई हैं। जो भी है भाई, जिसकी सिफारिश है वो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देते हैं, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं, वो चल ठीक है भाई तो इस साल नहीं था अगले साल खेल लेना, ऐसे करते हैं सर, होता है। बट ये है कि फिर वहाँ पे भिवानी में 2-3 साल खेलने नहीं दिया सर। मैं फिर दोबारा से हिसार गया खेलने के लिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार से ही खेलूँ। एक कोच थे जिनके साथ मेरी बनती नहीं थी, उन्होंने खेलने नहीं दिया हिसार से। मैं दोबारा फिर हिसार से खेला सर, भिवानी से नहीं खेलने दिया, हिसार से खेला। हिसार डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बना, फिर स्टेट चैम्पियन बना सर 2002 में। 2002 में स्टेट चैम्पियन बना सर, 2003 में फिर नेशनल चैम्पियन बना, 2004 में इंटरनेशनल चैम्पियन बना। और मतलब मेरे 2004 में जब लास्ट में सर, तो क्या था कि मेरे को खुद को पता नहीं था कि मेरी आँख में लेंस है सर। मेरे को खुद को ही पता नहीं था, क्योंकि 12-13 साल के बच्चे को चोट लगी थी सर। उस टाइम पे किसी डॉक्टर ने या मेरे फादर ने या किसी ने नहीं बताया कि भाई तेरी आँख में लेंस डाल दिया गया। मेरे को पता चला सर जब एक हैदराबाद में GM ट्रॉफी हो रही थी 2004 में, नेशनल में इंटरनेशनल में गोल्ड आने के बाद। तो वहाँ पे क्या एक लड़के का साथ, रेलवे का कोई लड़का था, उसके साथ मेरी बाउट थी सर, और इंडिया के बेस्ट टीम खेल रही थी। तो वहाँ पे मेरी आँख में सर मुक्का मारा, वो क्वार्टर फाइनल चल रहा, आखिर की 30 सेकंड बची हुई सर, मैं जीतता हुआ। तो पंच मारा ना सर, वो जो ग्लव्स होता है ना उसका अंगूठा, पहले वो यूँ आया करते ग्लव्स सर, अभी तो थोड़ा
वो कर दिए, पहले क्लोजिंग होते थे, तो वो आँख में लग गया सर डायरेक्ट। अच्छा। तो वहाँ पे सर मेरे को वो लेंस टूट गया आँख का। तब मेरे को पता चला सर, जब वहाँ पे मेडिकल वो बैठी थी, उन्होंने बताया कि आपकी आँख का लेंस है वो टूट गया है। मुझे खुद पता नहीं था सर कि मेरी आँख में लेंस है। तो मेरे को तो डबल शौक लग गया ना सर कि तो मेरे को पता चला कि भाई मेरी आँख में लेंस है। मैं तो बचपन में मुझे पता ही नहीं सर, भाई के साथ खेलते चोट लगी थी, तो बाद में लेंस चढ़ गया, मुझे खुद पता नहीं। और फिर मेडिकल जब जांच हुई तो बोला गया कि आपके आँख में लेंस है। उससे पहले तो सर मैं नेशनल चैम्पियन बन चुका, उससे पहले मैं इंटरनेशनल चैम्पियन बन चुका था। तो बाद में कहा कि आपकी आँख में लेंस है। फेडरेशन ने कहा कि भाई आप खेल नहीं सकते, आपकी आँख में लेंस है। तो सर मैंने कहा कि मैं नेशनल चैम्पियन रहा, मैं राष्ट्रीय टीम में रहा, इंटरनेशनल जूनियर में इंटरनेशनल मेडल जीते सर। तो आप 10 साल पहले कहाँ थे भाई, मेरे को आज बता रहे हो कि आपके आँख में लेंस है। तो वहाँ पे तो क्या सर, इंडिया राष्ट्रीय टीम में रोज़ आपका टेस्ट होता है, पूरी बॉडी का टेस्ट होता है। तो चोट लगने के बाद बताया कि आपकी आँख में लेंस है, आप खेल नहीं सकते। जहाँ से करियर स्टार्ट किया है सर, वो वापस वहीं बिल्कुल जीरो से उठ के वापस वहीं ला दिया सर। अब सारा जाए का रास्ते ही बंद हो गए सर। पढ़ाई में कुछ ऐसे थे नहीं, तो स्पोर्ट्स बंद हो गया। तो जाएगा सर, ये बैन कर दिया कि आप लाइफ में कभी बॉक्सिंग में नहीं उतर सकते। दिल्ली यहाँ एकेडमी थी, उसमें रहता था सर मैं। यहाँ से बड़ा मायूस हो के मैं कहा चल भाई, सारा हर मैं भाई सबके पास घूमा सर, खेल अधिकारियों के पास भी, खेल मंत्रियों के पास, हर किसी के पास गया। बट सबका एक ही जवाब था कि भाई आपके आँख में लेंस है, इंटरनेशनल का रूल है और हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप मेडिकली अनफिट हो गए, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते भाई। अब आपने 10 साल उसमें बिताई और फिर 10 साल के बाद आपको ये बोल दिया गया, उसमें मेरा तो कोई खोट नहीं सर। क्योंकि आप पहले भी तो बता सकते हैं मेरे को, क्योंकि मैं स्टेट चैम्पियन, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, मैं स्टेट चैम्पियन, मैं नेशनल चैम्पियन, मैं इंटरनेशनल चैम्पियन। इंटरनेशनल चैम्पियन होने के बाद आपको बोल रहे कि आपकी आँख में लेंस है, तो मेरी गलती क्या है? मेरे को ये पता नहीं कि मेरी गलती है, आप लोगों की गलती है। मैं आप लोगों को पहले देखना चाहिए था कि भाई आँख में लेंस है। तो सर मतलब एक करियर बनाया करियर 19 साल का था सर उस टाइम पे। मैं चोट लगी जब, ऑप्शन ही ख़त्म हो गए सर मेरे, तो स्पोर्ट्स बंद हो गया, तो मैं जाऊँ कहाँ सर? तो इतना मायूस हो गया मैं, यहाँ से दिल्ली से घर गया। मैंने सब कुछ देख के मैंने कहा अब तो कुछ होना जाना नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा सर। घर गया, जाके मैंने बताया माँ को। मैंने सोचा मैं यहाँ से दिल्ली स्कूल बस्ती थी इंडियन बॉक्सिंग अकेडमी से, राजकुमार सांगवान आकर दर्जन अवार्ड भी जीता और वर्ल्ड रैंक नंबर 4 उनकी अकेडमी में देता था मैं। यहाँ पे स्कूल बस्ती में उनकी अकेडमी थी। तो सर मैं यहाँ से मायूस होकर कुछ सबसे ज़्यादा लेके मैंने भाई लाइफ ही बर्बाद हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं घर गया, जाके मैंने माँ को बताया कि भाई रोना तो मतलब बहुत चाहता था कि भी सारी बताऊँ, लेकिन बट मैंने कुछ बताया नहीं। मेरी माँ को मैंने कहा कि मैं थका हुआ है, आया हूँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। तो सर मैं जाके ऊपर चला गया सर। तो जाके मैं सोच के गया था कि भाई सुसाइड करूँगा मैं घर पे जाके। तो मैंने पर छत पे कपड़े सूख रही थी, वो रस्सी उतारी और मैंने भाई उसका फंदा बना के जाके मैंने ऊपर रस्सी उसमें डाला, पंखे में तो डालने की कोशिश की। इतनी देर में मेरी माँ सर वो दूध का गिलास लेके आ गई कि बाहर से आया पी के सो जाएगा। तो उन्हें खिड़की के अंदर से देखा सर, तो मेरी माँ ने किलकी मारी कि भाई फांसी लगा रहा है ऐसे ऐसे करके। तो मेरे भाई और थे सर, वो उन्होंने दरवाज़ा रूदा तोड़ के सर बचा लिया, बच गया सर, पता नहीं परमात्मा ने लिखे हुए थे। तो 19 साल क्या समझ होती सर इतना ज़्यादा। तो मेडिकल में एडमिट करवाया, तो वहाँ पे सर 2-3 दिन रहा मेडिकल में। तो होश आया, तब मेरे माँ बाप ने पूछा ऐसा क्यों किया तूने? फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी आँख की चोट लग गई है और भाई खेल नहीं सकता जीवन में बाकी। बोला जीवन थोड़ी ख़त्म हो गया, ये नहीं कर सकता तो और कुछ और कर लेगा। भाई ऐसा काम क्यों किया तूने? उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कसम खा हमारे सर पे हाथ रख के कि ज़िंदगी में तेरे कितनी भी तकलीफ़ें आए कभी ऐसा काम नहीं करेगा। तो उस दिन सर मैंने उनके हाथ कसम रखी, ठीक है मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, ठीक है मेरे से गलती हुई। तो घर ले आए सर, घर ले आए, कई दिन घर पे ही रहा। अब दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ाई का था नहीं मैं कुछ, तो गेम बंद हो गया सर। अब घर पे पड़े क्या करेंगे, क्या करोगे सर आप? राइट। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो वैसे तो माँ बाप के ऊपर बोझ हो गए हैं, अब करें क्या? यहाँ से तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर जीवन यापन के लिए। तो मैं एक दिन
फिर अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखी सर मैंने कि ऐसे ऐसे माँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और किसी दिन कामयाब हो गया तभी लौटूंगा मैं, तब तक मैं नहीं आऊँगा। तो मैं एक चिट्ठी लिख के सर मैं अपने बिस्तर पे रख के मैं घर छोड़ के चला गया। मेरे एक दोस्त थे सर नवीन जिंदल के PSO थे, सुरेश Okay. ग्रेवाल जी, ओके बमड़ा गांव के। उस टाइम पे वो नवीन जिंदल के PSO थे। तो उनके पास जाके मैंने बताया, मेरे साथ बॉक्सिंग करते थे वो पहले। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, मेरे आँख का चोट लग गई, भाई मैं कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए करना चाहता हूँ। बाकी मैंने हर जगह जा लिया सर भाई मैं भाई खेल अधिकारियों के पास भी गया, मंत्री संतरी के पास भी गया भाई। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं हो सकता क्योंकि स्पोर्ट्स में भाई रूल है, इंटरनेशनल रूल है, जिसकी आँख में लेंस होता है वो खेल नहीं सकता। अब और कोई चारा ही नहीं बचा स्पोर्ट्स कोटे से। जो मैंने नौकरियों के लिए चोट लगने के बाद सर मैंने जैसे एक रेलवे की ट्रायल दी कलकत्ता, तो मैंने सबको एक तरफा मारा सर, अचीवमेंट भी ठीक थी। दोबारा मैं वहाँ गया सर मैं रेलवे के पूछने के लिए। एक लड़की ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे रेलवे के वो आ गए हैं ज्वाइनिंग लेटर वगैरह। मेरे तो तेरा क्या रहा? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने कहा मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, बट मैंने कहा भाई मेरा तो नहीं है। बोला आप जाके बता करो एक बार, अगर कुछ हो जाए तो आपका। तो मैं कलकत्ता के स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे सर, उनसे जाके मिला, मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैं इंटरनेशनल और ऐसे ऐसे मेरी अचीवमेंट हैं। उन्होंने कहा आप कृष्ण शर्मा? मैंने कहा हाँ सर। कि आपके ऊपर तो लेंस, आपके आँख में लेंस है और ये फेडरेशन का लेटर है कि आप किसी बच्चे ने फेडरेशन से लिखवा के वहाँ पे दे दिया कि इसकी आँख में लेंस है, ये खेल नहीं सकता, बैन लगाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सर आपके स्पोर्ट्स कोटे से हम नौकरी दे नहीं सकते, आपकी आँख में तो लेंस है। मैं 2 दिन हावड़ा रेलवे स्टेशन पे बैठा रहा कि कहाँ जाऊँ। सुसाइड मैंने बाद में अटैम्प्ट किया सर, मतलब सब चीज़ों से दुखी सुखी होके सारी चीज़ें करने के बाद वो 2 दिन में हावड़ा रेलवे स्टेशन पे बैठा रहा कि मैं क्या करूँ यार, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर एक CRPF की ट्रायल एक और दी सर मैंने। CRPF में भी ऐसे ही हुआ, ट्रायल में मैंने सब टॉप किया, सब कुछ। वहाँ पे भी गया, उन्होंने भी कहा कि सर आपकी आँख में लेंस है, ऐसे ऐसे एंट्रेंस कमेटी बैन किया हुआ है स्पोर्ट्स कोटे से। किसी ने वहाँ पे भी जाके लेटर दिया फेडरेशन से लिखवा के कि ऐसे ऐसे लड़के के बैन है, क्योंकि आप बताइए सर कंपटीशन में बच्चे कर देते हैं। तो मतलब हर चीज़ें थक आके सर मैं तब मैंने वो कदम उठाया था सर घर पे जाके, बट वो वहाँ पे बच गया सर। कृष्ण भाई, मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या चल रहा था उस समय दिमाग में जब आप हर जगह से निराश होके, थक के, हार के, सोच समझ के ही करता है इंसान कोई भी कदम लेता है, बट आप उन चीज़ों से बाहर निकले, राइट? आपने अपने माता पिता के आगे उनको एक वादा दिया कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा दोबारा। क्या ऐसी सिचुएशंस में दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और मैं अपनी जान जो है खुद ही अपनी जान ले लूँ? सर पहली बात तो है कि ना ऑप्शन नहीं है सर, घर में कुछ भी नहीं था सर, मतलब बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो सर। वहाँ से उठ के गए। आप इंडिया में अगर आप नेशनल चैम्पियन बन जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है सर, करोड़ों बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। आप वहाँ उस प्लेटफॉर्म तक आप नेशनल में चैम्पियन बन गए, बहुत बड़ी बात है। आप इंटरनेशनल चैम्पियन बन गए, बहुत बड़ी बात है। एक मुकाम बना लिया सर, आपने जगह बना ली। उसके बाद आपको बोल दिया कि भाई नहीं, आपकी तो आँख में लेंस, आप खेलने चाहते हैं। अच्छा फिर सर घर से कुछ है ही नहीं सर, बैकग्राउंड जीरो है सर, जो खेल रहे वो भी आपका ख़त्म हो गया और हर जगह धक्के खा के छक लिया सर, कुछ मिला ही नहीं। कहीं भी गया हर जगह वही मायूसी, भाई एक ही रूल है, भाई रूल है। अब मुझे ये पता नहीं सर कि रूल है तो मेरे को पहले क्यों नहीं बताया ये रूल है, मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करता इसमें अगर ये रूल है तो फिर हर जगह से निराश हो के सर मेरे को लगा नहीं अब कुछ रास्ता ही नहीं बचा, फिर कुछ नहीं दिखता सर। फिर तो बस ये है कि भाई अब कुछ बचा ही नहीं, ना माँ बाप की सोचता है ना कुछ। चाहे बच्चा था वो कदम उठा लिया सर, चाहे कैसे भी करके, मतलब मेरे को कुछ दिखा ही नहीं। मैं पूरे रास्ते बस में दिल्ली से बैठ के रोता गया घर तक कि बस मेरे आंसू ही नहीं रुके। गाँव के बस स्टैंड पे उतर के आंसू पोछे, फाइनल मन बना लिया कि नहीं सुसाइड करना है जाके, ये फाइनल मतलब कुछ मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया सर। बस
माँ बाप को मतलब मन तो करता था कि बस दाड़े मार के रोऊं, माँ को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, बट मेरा मन था ही नहीं कि नहीं, जीवन ही ख़त्म कर देगा। आपके हिसाब से जी बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, ऐसी कई सारी परिस्थितियां होती हैं जिनमें आके इस तरीके का कदम उठाने का फैसला ले लेते हैं। उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उन बच्चों से जो जीवन, जो कि परमात्मा की सबसे खूबसूरत देन है, उसको ख़त्म करने का फैसला ले लेते हैं? क्योंकि आप उस फेज से गुजरे हो, आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, और सिर्फ वहाँ तक नहीं कि मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा, आपको बचा लिया गया, जी एक नया जन्म मिला। उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो छोटी छोटी बातों पे भी ऐसे फैसले लेते हैं? मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जहाँ पे इंसान थक जाता है, हार जाता है, बट क्या ये आखिरी रास्ता है? नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है सर, करना कोई सोल्यूशन नहीं है। परमात्मा ने, परमात्मा की देन है सर। भाई परेशानियाँ हर किसी के जीवन में है सर। भाई मैं कहूँ माँ बाप हैं सर, माँ बाप से बात करिए। आपका कोई भी, सबसे बड़ी बात क्या है सर इंडिया में कि सुनने वाला नहीं है, और ये सुसाइड है सर, इसलिए सुसाइड हो रहे हैं क्योंकि आदमी को लगता है कि मेरी कोई सुनने वाला बचा ही नहीं। माँ बाप है सर, बच्चों के साथ इतना, अभी तो थोड़ा फ़र्क हो गया, लेकिन पहले इतना फ्रैंक नहीं था सर कि भाई बच्चा अपनी बात अपने माँ बाप के सामने रखे, भाई क्या चल रहा है। तो अभी तो सब बहुत कुछ है, पेरेंट्स बड़ा ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। तो अपने माँ बाप हैं सर, दोस्त है, भाई किसी से भी आप डिस्कस करो। जब भी आपको बुरा टाइम, जब भी आपको लगे कि भाई इस तरह की स्थिति आ रही है, तो आप अपनी बात किसी के सामने रखोगे ना सर, तो शायद ये चीज़ें नहीं होंगी। मतलब मेरा ये कहना है भाई यूथ, ये यंग को, भाई अपनी बात रखो, आप किसी को भी बताओ। क्योंकि सर आदमी ये फैसले तब लेता है जब उसको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई दरवाज़ा ही नहीं खुला, वो किसी को बताना नहीं चाहता सर, मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, तब ये फैसले लेता है। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ काम करने वाला, अगर आप वो किसी को शेयर कर देगा तो सर शायद वो कदम नहीं उठाएगा वो चीज़। क्या आपको ऐसा लगा उस समय पे कि कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं जाके बात कर पाऊँ? सर सबसे बड़े तो माँ बाप होते हैं। जब माँ बाप को ही नहीं बताना चाहता वो चीज़ें क्या बीत रही है उसकी वजह, तो यार दोस्त वो तो बाद की बात होगी सर। वो तो समझ के ऊपर है सर, उस टाइम पे क्या समझता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, बट मेरे को जीना ही नहीं है। मैं ये चाहता कि मैं चाहता था कि सर मैं मेरे माँ बाप को वो सारी खुशियाँ दूँ जो बेचारे उन्होंने सर, उनके लिए मैंने उनको पहली बार हवाई जहाज़ में बिठाया सर। मेरे गाँव में मेरे ख्याल से मेरे उस टाइम पे सर, आज से 20 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से मेरे पहले माँ बाप को जो जहाज़ में बैठे, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई सर। मेरे जीवन का सपना था एक किस्म से कि मैं मेरे माँ बाप को हवाई जहाज़ में बिठाऊँ। तो मतलब सर, तो माँ बाप से बढ़ के तो क्या होगा सर इस धरती पे। तो जब एक किसी सिचुएशन आती है बच्चे के सामने, तो माँ बाप को तो कम से कम मतलब उसको भी नहीं बता रहा था फिर बट जो बॉक्सिंग आपको हर तरीके की खुशियाँ दे रही थी, जी ऑल ऑफ अ सडन उसी बॉक्सिंग ने आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लिया। जी क्या फेडरेशन ने किस तरीके की मदद नहीं करी? क्या फेडरेशन ने आपको किस तरीके का सपोर्ट नहीं किया? सर मैं फेडरेशन सबसे मिला सर, जितने भी बॉक्सिंग के अधिकारी हैं सबसे मिला। अबे चौटाला जी हुआ करते उस टाइम पे, अबे चौटाला जी थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट बॉक्सिंग के, आइए ओलंपिक के अध्यक्ष, उनसे भी मिला मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कि भाई लेंस से आपकी आँख में तो क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल का रूल है, और जो इंटरनेशनल की रूल है उसका हम क्या कर सकते हैं। तो वो मेरे हाथ में नहीं था सर, मतलब जिसके पास भी गया सब ने एक ही बात कही कि इंटरनेशनल का रूल हम कुछ नहीं कर सकते। किसी ने कोई मदद नहीं की? किसी ने कोई मदद नहीं की। क्या आपको लगता है कि वो कुछ मदद कर पाते, कुछ कर सकते थे आपके लिए? सर फेडरेशन चाहे तो क्या नहीं कर सकती थी सर, कुछ हेल्प कर देती, मतलब कुछ भी कर सकती फेडरेशन तो सर, सरकार देती है सर सारा सब कुछ। तो अपने इंडिया में क्या है कि सर स्पोर्ट्स का जब तक
बच्चे का भविष्य श्योर नहीं होगा ना सर, तब तो ओलंपिक में मेडल नहीं आएंगे। अभी बहुत से मैं बहुत सी रील देखता हूँ सर, इंटरनेशनल खिलाड़ी सब्जी बेच रहे हैं। अभी क्रिकेट का है सर, अब क्रिकेट में एक मैच खेलो सर, ज़िंदगी में आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। और कोई गेम है सर, कोई पूछता नहीं। एक संस्था थी सर दिल्ली की, उन्होंने मेरे को बाद में सम्मानित किया, एक APJ अब्दुल कलाम जी के हाथों जी। उन्हें एक अवार्ड दिलवाया, थोड़ी बहुत कुछ फाइनेंशियली मदद की उन्होंने सर। कोई संस्था थी, NGO था, उन्होंने मदद किया सर। बट सरकार की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला सर। मेरे हाथ में एक फाइल है जी सर। मुझे इसको देख के थोड़ा एक इमोशनल फीलिंग भी है। मैंने ये एक छोटी सी बुकलेट है। ये रिकॉर्ड बुक होती है सर, मेडिकल बुक बोलते हैं इसको। इसमें रिकॉर्ड होता है सर सब, आपका सारा। हाँ, जिसमें आपने कहाँ कंपटीशन खेला, क्या कुछ है। बट जब आप पहला मैच खेलने गए जी सर, तब किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी आंखों में लेंस है, या किसी तरीके का प्रॉपर मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ जिससे कि ये पता चल पाए शुरुआती दिनों में ही कि आपकी आंख में लेंस डली हुई थी? सर मोस्टली क्या देखते हैं सर, डॉक्टर मेडिकल होता है सर, बच्चे का सब कुछ होता है, बट वो मोस्टली देखते हैं आपका हाथ ठीक है भैया, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, मतलब ऊपर नज़र मारते हैं सर। अब वो आँखों का ऐसा कुछ नहीं है कि सर बड़ा आँख देखते हैं, आपका तो मुझे पता नहीं है सर, लेकिन उस टाइम पे बस बॉडी नेचुरल वो देखते थे कि बॉडी देख लिया, हाथ के कोई चोट वोट नहीं हो, बस ऐसा ही देखते सर। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। मेडिकल एग्जामिनेशन प्रायर टू बाउट, लंग्स क्लियर, ब्लड प्रेशर, पल्स, ECG, थायराइड, टीथ, आई, ईयर, सब कुछ क्लियर। 2003 बैक टू बैक सेम पैटर्न यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बाउट से पहले पूरी हिस्ट्री वॉज कम्प्लीटली क्लियर, और हर जगह पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। मैं लोगों को भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है that the athlete was fit to perform, बिल्कुल सर, fit to fight। फाइट से पहले सर रिकॉर्ड, हाँ ये होता है सर, डॉक्टर चेक करते हैं, बाकायदा आपको परमिशन देते हैं कि आप फिट हो, आप फाइट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये रिकॉर्ड भी होता है कि आप कब जीते हो और कब आप हारे हो? पूरा रिकॉर्ड है सर इसमें, कब आ रहे हैं, कौन सी फाइट जीती, किसके साथ, आपका अपोनेंट कौन था, हर सबका नाम है सर, सब कुछ है इसमें। पहली फाइट 2000, ये नेशनल का रिकॉर्ड है सर, ये नेशनल का रिकॉर्ड है। तो 2003 में आप नेशनल चैंपियन था सर, बन गए थे। उसके बाद ये फेडरेशन की बुकलेट बनती है। हाँ, ये नेशनल में आप पार्टिसिपेट करते हो सर, तब ये बनती है। स्टेट की भी होती है सर, स्टेट यहाँ पे बुक होती है, अलग होती है सर, नेशनल की बुक अलग होती है, ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों की। यहाँ क्लियरली लिखा भी है कि आपने किस बॉक्सर के साथ खेला। जी, नागालैंड में खेला, कर्नाटक में खेला, गुजरात में खेला। सर 2003 में सर, बेंगलोर। वॉन नहीं, यहाँ पे आप हारे हो। हाँ, क्वार्टर फाइनल आ गया सर मैं 2004 में, 2003 में सॉरी सर, बेंगलोर। हाँ, फिर उसके बाद 2004 थी सीनियर नेशनल सर, हिसार में। 2004 में वो ब्रॉन्ज मेडल था सीनियर नेशनल में सर, हिसार में मेरा। इसको देख के मुझे ही ऐसा महसूस हो रहा है कि कितना प्राउड फील होता होगा ना, कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती होगी उस टाइम पे जब मैच खेला जाता है, जीता जाता है। जी, हर खिलाड़ी का सपना होता है सर, कोई भी जब खिलाड़ी ग्राउंड में जाता है तो उसका सपना होता है सर देश के लिए खेलना। भाई देश के लिए वो राष्ट्रीय धुन जब बजती ना सर, वो खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना। ये इंटरनेशनल गोल्ड है सर, एक इंडिया में होती थी सर, ये इंटरनेशनल YMCA का गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल है सर। कृष्ण भाई, इस मेडल की क्या अहमियत और क्या मायने हैं आपके लिए आज के समय में, और उस समय क्या मायने थे? ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, यहाँ पे कई मेडल हैं, कई यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं। क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है इन मेडल्स की आज के समय में आपके लिए? मैं हकीकत में जानना चाहता हूँ। मतलब भारत के लिए एक शान, एक एथलीट, जो हम कहते हैं ना कि एथलीट्स जो हैं वो हमारे देश की शान होते हैं, क्या अहमियत और मायने इन मेडल्स के आज आपके लिए? कोई मायने नहीं है इनके सर, मेरे लिए एक भाई तमगे हैं छोटे मोटे सर। इनका जब मैं खेलता था उसी टाइम पे मतलब फ़ायदा नहीं मिला सर, अब तो कोई मतलब ही नहीं इनका। ये तो मैं इसलिए लिया है सर कि जो और बच्चे हैं बेचारे, जो जिनके साथ हो रहा है, बहुत कुछ कर रही है सरकार,
अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक ग्रास लेवल पे नहीं करेगी ना सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे के साथ, जोन लेवल पे, इन पे जब तक नहीं करेगी तब तक हमारे ओलंपिक में मेडल की उम्मीद नहीं है सर। क्योंकि बच्चों को सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सर, डिस्ट्रिक्ट ग्रास लेवल पे उसको दो। अभी ओलंपिक्स में जो मेडल लेके आया सर, उसको सरकार भाई करोड़ों रुपए दे रही है, उसको डीएसपी दे रही है सर, सब कुछ तो दे देते हैं सर उसको। अब आप किसी भी खिलाड़ी को उठाओ सर, 2-3 खिलाड़ी हैं इंडिया में, नीरज चोपड़ा होगा 2 बार मेडल है, सुशील हो गया सर पहलवान जी 2 बार मेडल, अभी वहाँ शूटिंग का क्या नाम उनका, शूटिंग में एक लड़की ना सर, क्या नाम उनका, 2 मेडल उनके। तो मतलब कुछ ही गिने चुने लोग हैं सर जिनका भी 2 बार मेडल है। नहीं तो एक बार मेडल आने के बाद सर उनको सब कुछ दे दिया जाता है, नाम, इज्जत, पैसा, फिर उसको दोबारा कमाने की ज़रूरत ही नहीं होती सर। क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो करता था वो तो ऑलरेडी मिल गई। अगर वो चीज़ें उसको अगर ग्रास लेवल, रूट लेवल से मिलती सर, तो वो ओलंपिक में और मेडल देता है सर। बट क्या ज़रूरत ही नहीं सर। सिडनी ओलंपिक में, हाँ, कर्णम मल्लेश्वरी का पहली बार मेडल था सर शायद सिडनी ओलंपिक में। तो जब उनका मेडल आया सर, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को भाई कोच अच्छे नहीं मिले, या मेरे को भाई डाइट अच्छी नहीं मिली, या जो भी उन्होंने बोला सर। भारत सरकार ने बहुत कुछ किया उनके लिए सर, बहुत कुछ किया। बट दोबारा फिर सब कुछ मिल गया सर उसको, दोबारा उसने वेट उठाया और वापस रख दिया कि मेरे को दिक्कत हो गई, कोशिश भी नहीं की। तो जब मिल जाता है आपको सब कुछ, तो ज़रूरत क्या है सर? तो ज़रूरत कब है सर? अब बच्चे को ग्रास लेवल पे ज़रूरत उस टाइम पे दो ना सर उसको। तो हमारे यहाँ इंडिया में ये है सर, जब तक आप अचीवमेंट नहीं दोगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। बट क्या फेडरेशन इतनी सी भी मदद नहीं करती कि हम किसी तरीके से कुछ सपोर्ट दें, फाइनेंशियल एड ना दें तो कुछ और मॉरली ही सपोर्ट कर दें, सो दैट एक एथलीट जिसने देश के लिए मेडल लाए हैं, जीता है, जो अचीवमेंट्स हैं, जिसकी एक्चुअल अचीवमेंट्स हैं, एक ऐसा एथलीट जिसको स्वयं खुद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने फेलिसिटेट किया हो, अवार्ड दिया हो, क्या उसकी इतनी भी कदर नहीं है, इतनी भी इज्जत नहीं है कि उसको थोड़ा सा सहयोग दिया जाए, अपलिफ्ट किया जाए, आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाए? वो कोई संस्था सी है, एनजीओ था सर, सरकार ने तो उसमें कुछ नहीं किया। कोई एनजीओ था, किसी एनजीओ ने पता नहीं कहाँ से मेरे को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप ऐसे ऐसे हैं। मैंने कहा हाँ मैं इंटरनेशनल हूँ, मैं खेला हूँ, ऐसे ऐसे नेशनल चैम्पियन हूँ। उन्होंने कहा आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, हम देखते हैं अगर कुछ होगा तो। मैंने उनको दिखाया कि सर ऐसे ऐसे ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने कहा भाई ठीक है, वो ठीक है, उनको अच्छा लगा सर। फिर कोई माउंट आबू राजस्थान में था एक प्रोग्राम, तो वहाँ पे उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथों से वो अवार्ड दिलवा सर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और कुछ फाइनेंशियली मदद भी की सर। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कही कि आपके जीवन में कई सारे पूर्ण विराम आए हैं जी, बट उसके बाद भी आप लड़ते रहे, करते रहे, कोशिश करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये सब होने के बाद जी, का जीवन कैसा था? जो सेकंड इनिंग्स आपने शुरू करी अपनी लाइफ की, कि अब घर वालों को वादा कर दिया है कि कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा, अब मुझे जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ चेंज लेके आना है, कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट फेज कैसा था आपका लाइफ का? सर और तो क्वेश्चन बचा ही नहीं। मैंने सोचा चलो, मैं बता रहा था सर आपको भी, मेरे दोस्त थे एक नवीन जिंदल किसी, वो अच्छे बॉक्सर थे वो भी, सुरेश ग्रेवाल जी। तो वो उनके साथ उनके विश्वास पत्र थे। मैंने उनको बताया कि भाई मैं सारे धक्के खा के थक गया हूँ, मेरे को कहीं ना, मैं घर से भाग के आऊँ, मेरी माँ को मैं किसी को नहीं बता के आया, तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ भी जॉब चाहिए या मेरा काम, मेरे को अपना गुजारा करना है। तो उसने कहा ठीक है भाई। नवीन जी से उन्होंने बात करवाई मेरे को। मैंने नवीन जी को बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ और ऐसे ऐसे मेरे आँख की चोट लग गई और ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप अच्छे खिलाड़ी रहे हो देश के, तो मैं आपको, मेरा एक स्कूल है बड़बिल उड़ीसा सर, उड़ीसा में सर, उसके उनके फादर के नाम से था ओपी जिंदल स्कूल सर। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए और आप वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिए, आप उनको फिजिकल फिट करिए। तो उन्होंने सर मेरे को वहाँ भेज दिया सर। तो 2-3 साल मैंने वहाँ पे उड़ीसा में रहा सर। मैंने घर वालों को नहीं बताया 4-5 साल, ना मैंने कभी कॉल किया घर पे, ना मैंने माँ बाप के बारे में पूछा, ना मैंने भाई किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं बताया सर। तो वहाँ पे 2-3 साल मैंने ट्रेनिंग दी सर ओपी जिंदल स्कूल में। तो वहाँ पे बच्चों के मेडल आ गए, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो ठीक हो गया सर। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लौटा है कि मैंने सोचा चल तू अच्छा खिलाड़ी नहीं बना तो कोशिश करते हैं, बच्चों को बनाते हैं। तो वहाँ से मैंने एक नई शुरुआत करी सर।
कि चल यार, मैंने सोचा कि चल 2-3 साल बाद सर मैंने वहाँ पे से इस्तीफ़ा दिया कि सर मैं अपनी खुद की पर्सनल एकेडमी खोलना चाहता हूँ। तो वहाँ से मोटिव मिला सर मैंने। फिर मैंने झज्जर में अपनी एक एकेडमी खोली सर। झज्जर में एक जगह थी छुच्छकवास जाके सर। जी। हाँ, तो फिर वहाँ से मैंने शुरुआत की सर एकेडमी की। वहाँ से बहुत सारे बच्चे, इंटरनेशनल बच्चे निकले, वो मैंने इसमें लगाए हुए सर। फिर ऐसे ही सर एकेडमी के इसमें फिर इस लाइन में आ गया सर भी कोचिंग भी ठीक है भाई, बच्चों को ट्रेन करते हैं। काफ़ी बच्चे इंटरनेशनल हैं सर मेरे बच्चे। और ये कौन से साल की बात है? ये सर 17, 18, 16, 15, 16, 17, 18 सर। मतलब मैं 2009 में स्टार्ट किया। शिक्षा मंत्री हमारे कित्ता बुक्कल जी, उन्होंने एकेडमी का उद्घाटन किया जी। 2009 में। तो फिर उसके बाद फिर 2017 तक झज्जर में रहा सर। उसके बाद फिर वो फैमिली मैटर हो गया था सर। फैमिली मैटर आपने बताया, आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? जी मैं 2012 में। 2012 में। जी और आपने ये बताया कि आपकी लव मैरिज हुई थी। जी जी लव मैरिज के पीछे की क्या कहानी रही? सर मैं वो रोहतक किसी कॉलेज, झज्जर की लड़की थी, वो रोहतक किसी कॉलेज में मुलाकात होगी। यूनिवर्सिटी में गया हुआ था मैं किसी ऑफिशियल बॉक्सिंग के प्रोग्राम में, वहाँ मुलाकात होगी। तो बातें हुई सर आपस में, यार फ़ोन आदान प्रदान हो गए, फ़ोनों की बातें होती रही, तो शादी कर ली सर हमने एक हरिद्वार के मंदिर में जाके। घर वालों को, उनके घर वाले भी खुश नहीं थे, मेरे घर वाले भी खुश नहीं थे। घर वालों के अगेंस्ट जाके हमने शादी की। और फिर वो 5-7-8 साल तक वो शादी चली सर, ठीक ठाक चलता रहा। फिर उसके सर वो कहीं एक्स्ट्रामेंट अफेयर थे सर, उसका मेरे को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे। मैंने उनको समझाया भी कि आप ऐसा मत करो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो हम अलग हो जाते हैं प्यार से। बट उन्होंने कभी मानना ही नहीं सर कि भाई वो गलत है। मैंने उनको किसी लड़के के साथ गलत थी सर, वो मेरे घर पे ही देख लिया था मैंने उनको। तो उनको लेके भी फिर एक बड़ी, मैंने उनको कहा कि भाई हम अलग हो जाते हैं प्यार से। पहले तो मैंने उनको बहुत समझाया था, बट जब वो मानी नहीं तो फिर वो मेरे को डाउट था सर वो, तो मैंने उसको घर पे किसी के साथ देख लिया सर, अपने ही घर पे? अब मेरे खुद के घर पे सर। तो आप तब परिवार के साथ रहते थे या नहीं, मैं अलग अलग रहते थे? रहता सर। एकेडमी थी ना, मैं बता रहा हूँ सर, छुच्छकवास में एकेडमी थी, वहाँ पे रहते थे हम। वह मैं और वो बच्चे रहते थे सर वहाँ पे, 200-250 बच्चे थे। हॉस्टल अलग था, मेरा रहने का अलग था सर। तो मेरे घर पे ही वहाँ पे आपके खुद के बच्चे नहीं? मेरे बच्चे नहीं। किस तरीके का रिश्ता था, मतलब किस तरीके की परेशानियां डेवलप हो रही थी? क्योंकि कई बार कई चीज़ों का पता पहले चल जाता है, बट इंसान कभी कभी उन चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देता है, छोड़ भी देता है कि चलो कोई बात नहीं, चीज़ें सुधर जाएंगी, बदल जाएंगी, कुछ अच्छा हो जाएगा। बट क्या परिस्थितियाँ रहीं जिसमें आपका वो रिश्ता, जिस रिश्ते के लिए आपने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की? सर मतलब क्या बताऊँ, उस टाइम पे मतलब समझ नहीं थी, या जो भी है घर वालों ने, उनके घर वाले खिलाफ थे, मेरे घर वाले ना, तो उतनी समझ थी सर। 23-24 साल के बच्चे क्या समझ होती है सर। तो बस वो प्यार हो गया सर, लगा हो गया सर। मैंने उनको बहुत समझाया भी सर काफ़ी बार, क्योंकि देखो गलतियाँ, मैंने फ़ोन वोन पर पकड़ लिया था। मैंने कहा कि भाई देखा, इतने बड़े परिवार से नहीं है हम कि आपके दोस्त हों, इस लेवल का मेरा बैकग्राउंड नहीं है सर। हम तो बिल्कुल ही जीरो परिवार से उठे, तो मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने 2-3 बार उनको समझाया, बट उन्होंने माना नहीं। तो फिर मैंने उनको देख लिया सर किसी के साथ, तो मैंने जैसे उसको धक्का दे दिया सर। जैसे मैंने किसी के साथ देखा उस टाइम, जहाँ मैंने उसको धक्का मारा कि भाई, उस लड़की ने बताया कि मैंने कहा आप कहाँ से, उसने कहा कि ऐसे ऐसे भाई एक झज्जर के गांव का रहने वाला हूँ मैं, और मेडल से मेरी पुरानी जान पहचान है। तो फिर मैंने उस लड़के को, तो मैं क्या बोलता सर कि भाई जा भाई, तूने मेरा घर बर्बाद तो कर दिया, बट जा तू, मैं क्या करता उसका। तो सर मैंने उसको छोड़ दिया। बट उसको मैंने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, मैंने उससे बात की। गुस्सा बहुत था सर, क्योंकि आप सामने देख लेते हो, फिर आप मतलब मैं क्या बताऊँ सर, मतलब वो बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन फिर भी मैंने गुस्से में बहुत था, मैंने उसको धक्का मारा तो उसका वो सर लग गया बेड पे जाके। उसको ऐसे धक्का मारा तो वो बेड के लग गया, तो उसके सर से खून वून, तो बेहोश हो गई सर। तो मैंने उसके घर पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई गलत थी, वो किन्हीं के साथ है, और आप वो
कि चोट लग गई है उसके, अभी आप ले जाओ उसको आके। उसके मम्मी पापा को मैंने फ़ोन पे बताया, तो वो आए सर, उन्होंने देखा उसको, भाई जो अपने वो ले गए सर। मेरे को 8-9 महीने तक कुछ पता ही नहीं कि भाई वो कहाँ है, जिंदा है, मर गई है। ना उन्होंने कोई FIR कटवाई, ना उन्होंने कोई कॉल किया, ना कुछ वो लेना देना। तो कुछ महीने, 8-9 महीने बाद मेरे को पता चला कि सर वो ठीक है, और ना मेरे से कोई कॉन्टैक्ट, ना कोई लेना देना। तो मैं चला गया सर, उसको बगैर कुछ कहे मैं लेने के लिए चला गया। मैंने सोचा भाई तलाक दे दो, या तो भैया कुछ समझौता कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। जब है मैं उसके घर पे गया सर, घर पे जाने के बाद भाई उसके ताऊ चाचे भाई वगैरह सभी इकट्ठा हो गए वहाँ पे। मैंने बताई सारी बातें कि ऐसे ऐसे थी, पहले भी उनको बताई थी सर, मैंने बताया था उनको ऐसे ऐसे बात हो रही है। फिर सारी बातें होने के बाद मैंने कहा भाई मेरी कोई गलती हो तो बताओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि उसके चाचे ताऊ सब बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई मेरी गलती क्या है, बताओ मेरी गलती क्या है, मैं आपको किसी तरह का परेशान किया हो कभी जीवन में, कोई हो, अब मेरी गलती बता क्या है। तो जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी भाई ने पीछे से सर में लठ मारा सर मेरे को, तो मैं गिर गया सर नीचे। थोड़ी सी देर बाद मैंने देखा भाई सर में से खून आ रहे हैं। मैंने उठा, थोड़ी देर संभाला, मैंने उसको गुस्सा मारा उसके भाई को वहाँ पे, तो वो भी गिर गया नीचे। फिर उनके 4 जो भी 30-40 आदमी थे, सब मेरे ऊपर टूट पड़े, सब ने मारे। तो उस टाइम पर हाथ एक हाथ टूट गया, पैर में फ्रैक्चर है, सर में फ्रैक्चर है। बड़ी मुश्किल से मैं निकल के वहाँ से भागा। तो फिर किसी ने पुलिस को कॉल किया कि ऐसे ऐसे यहाँ झगड़ा हो रहा है, तो वो वहाँ पे पुलिस आ गई सर, वो पकड़ के मेरे को लेके गई। तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने वहाँ इलाज उलाज किया थोड़ा सा, फिर मैंने FIR कटवाई उनके खिलाफ़। उन्होंने क्या किया सर, मेरी घरवाले ने उन्हें अप्राकृतिक संबंध कि लगा के कि मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता था, मारपीट करता था, दारू पीता था, जबकि जीवन में सर मैंने चाय भी नहीं पीता मैं। तो उसने भी सर केस करवा दिया सर, इधर से मैंने मारपीट का वो करवा दिया, इधर से उन्होंने करवा दिया सर। तो SP थे सर सतीश बालियान जी, उन्होंने दोनों पार्टी को मिलवाया, बैठक के बाद समझ भाई कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग समझौता कर लो, ठीक है आप अलग हो जाओ। उन्होंने लिखवा के लिया सर कि हमसे भाई हम 9 साल इकट्ठे रहे, न्यू रिलेशन में रहे, अब हम आपस से सहमति से अलग हो रहे हैं। जो मेरे पास कुछ था मैंने उसको दे दिया, ठीक है तो मेरा पीछा छोड़, तो अपने घर, मैं अपने घर। तो उसने कहा सर मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तो ये मत समझियो कि मैं तेरे को छोड़ रही हूँ, ये मेरे माँ बाप का नाम आया था इस केस में, इसलिए मैं तेरे से समझौता कर रही हूँ, बट मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, याद रखियो। मैंने कहा, मेरे भाई और भी थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ रहना आप तेरे खतरे से खाली नहीं है, अब तो यहाँ नहीं रह सकता, चल हमारे साथ गाँव चलते हैं, अपने गाँव भाई ज़मीन थी घर की से थोड़ी बहुत भी, चलो ठीक है वहाँ बना लेते हैं, अकेडमी वहाँ बना लेते हैं, वहाँ कर लेना। मेरे को भी समझ में आ गया सर कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, क्योंकि वो जज्जर डिस्ट्रिक्ट से ही थी। उसके बाद सर फिर मैंने वहाँ से एकेडमी अपना उठा के और फिर अपने गांव में, मेरा गांव सरिस्का डिस्ट्रिक्ट में सोरखी, मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर ली। तो वहाँ पे फिर सर 1-1.5 साल तक वहाँ पे ठीक चलता रहा। फिर उसने क्या किया सर कि भाई कोई उनका कोई जानकार मेरी, तो उन्होंने कोई कुरुक्षेत्र से वहाँ पे एक लड़का ट्रेनिंग के लिए एडमिशन करवा दिया मेरी एकेडमी में। एकेडमी में एडमिशन करवाने के बाद सर उसने देखा कि कब यहाँ आता है कब जाता है। एक कोच और था सर मेरे गांव में जो ट्रेनिंग करवाता था मेरे अलावा। मेरा मन नहीं था ट्रेनिंग करवाने का, मैं कभी कभार करवा देता था, नहीं तो नहीं, ज़्यादा वही करवा। तो उन्होंने ये बताया कि किस दिन यहाँ रहता है, किस दिन बाहर जाता है, किस दिन क्या करता है, सारी इंक्वायरी कर ली सर उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, बच्चे का नाम लेके बच्चे के साथ किया, इसने FIR कटवा दी सर अंडर सेक्शन 4 ऑफ पॉस्को एक्ट। 4 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन अंडर सेक्शन 6 ऑफ पॉस्को एक्ट। हाँ जी सर। पिछले 1 महीने से एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पे, और अभी आपसे बात करते करते ही मेरे दिमाग में एकदम से फ्लैश करी ये बात जी सर, जहाँ पे एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। उस स्टिंग ऑपरेशन में उस महिला ने कुछ ऐसी बातें बोली जो कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत खतरे की घंटी है। एक कारण वो महिला उस वीडियो में बोलती है कि आप मुझे बताओ कि 16 साल की लड़की से केस ठुकवाना है या 18 साल की लड़की से केस करवाना है। पॉस्को में करवाओगे तो इतने पैसे लगेंगे, नॉर्मल केस करवाओगे तो इतने पैसे लगेंगे। मैं स्क्रीन पे ये वीडियो भी चलाऊंगा लोगों के लिए, उनको दिखाने के लिए कि अभी कुछ दिन पहले ही जी सर, ये वीडियो आई है जी सर, जिसमें
इस तरीके के केसेस को एज अ सर्विस बेचा जा रहा है कि अगर किसी को फॉल्सली इम्प्लिकेट कराना है या गलत तरीके से फंसाना है तो ये भी कुछ नए पैंतरे चले हैं जी। बट जिस तरीके से आप बता रहे हो, एज नाउ यू हैव बीन अक्विटेड, आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया उस जी। केस से, मैं जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कोर्ट ने किस बेसिस पे जी सर। आपको बाइज्जत बरी किया। जब एलिगेशन लगाए ना सर, भाई इसने ये किया है, बच्चे के साथ किया है, तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई, उठा के अंदर डाल दिया, कुछ नहीं किया सर, किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब उठा के अंदर जब जेल में गए सर, जाके जब फर्स्ट टाइम गया, अंदर जाते ही बोला किस केस में आया भाई। वो पुलिस वाले होते हैं सर, जांच के पड़े उतार के सारा सब चेक करते हैं, भाई इसके पास कोई निषेध या अवैध वस्तु तो नहीं है, तो वो सारा कपड़े उतार के देखते हैं, चेक करते हैं सर। तो उसके बाद सर जैसे पूछा उन्होंने, भाई किस केस में आया है, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बच्चे का केस लगाया हुआ है। तो पिट्टा सर मेरे को मारा वहाँ पे कि साले तेरे जैसे लड़कों को तो यहाँ फांसी होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की वजह से समाज खराब हो रहा है। क्योंकि एक तो सर कोचिज हो गए, शिक्षक हो गए सर एक किस्म से, तो और फिर ऊपर से ऐसे एलिगेशन, तो वहाँ पे बढ़ते ही मारे सर, नंगा कर दिया, पिट्टा, थोड़ी देर वहाँ पे बिठा के रखा, फिर आगे अंदर जेल में भेज दिया कि जाओ अंदर कंट्रोल रूम होता है सर, जिसको जेल में एक चीफ हवलदार होता है, जिनको वो संभालता है सर सारा जेल के अंदर। वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैं नया आया हूँ, और उन्होंने पूछा किस केस में, मैंने ऐसे ऐसे बताया पोस्को एक्ट में। उन्होंने फिर पिटा सर, फिर मारे, पहले अंदर घुसते मारे, फिर मारे, उसके बाद सर फिर गंजा कर दिया कि साले को गंजा करो इसको, मतलब पीटा, गंजा कर दिया। झाड़ू बोले कि सुबह से लेके सर सुबह 5-6 बजे 6:30 बजे जेल खुल जाती है सर, 6-7 बजे वो झाड़ू दे देते हाथ में, 3 बजे तक झाड़ू निकालते रहो। फिर बदमाशों का चक्कियों में कर दिया, वहाँ पे उनके बर्तन धोते रहो। मैं जब फर्स्ट टाइम गया, मतलब पहले एक बैरक में जिसमें बंद किया, तो जैसे वो क्या कि वहाँ पे सर कितना बताऊँ आपको, छोटा सा ही होता है, मतलब चक्की होती है, 3-4 पोर्शन होते हैं, जिसमें उसमें आदमी रह सकते हैं मुश्किल से 10-12, और उसमें 50 बंदे डुसे हुए हैं। बैठने के लिए जगह, आपको सोना तो ऊपर नीचे ही, मतलब बैठने के लिए जगह है अच्छी सी। तो जब मैं अंदर गया, मैंने देखा कि भाई सामने थोड़ी सी जगह ऐसी मेरे को दिखी कि हाँ यहाँ बैठ सकता हूँ। तो कंबल देते हैं सर ब्लैक, वहाँ मैंने बिछाने की कोशिश की, तो उसमें से 3-4 थे बदमाश से। बोला भाई रुक क्यों बिछा रहा है यहाँ, किस केस में आया? मैंने भाई ऐसे केस है बच्चे का। उन्होंने कहा साले टीवी की वॉल्यूम तेज़ कर दी सर, टीवी चल रहा था, उसमें वॉल्यूम तेज़ कर दी। तो उसने एक ने गल पकड़ के कहा कि तेरी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे बिछाने की कंबल, साले काट देंगे यहाँ पे, और तेरे जैसे लोगों के लिए यही जगह नहीं है, लेटरिन के सामने होते हैं सर, जैसे लेटरिन बनी होती है तो वहाँ पे यहाँ पे बैठ जा लेटरिन के सामने। और उन्होंने कहा कि आइंदा तेरा काम ये है कि यहाँ पे सफाई करेगा लेटरिन बाथरूम की। उसने मेरा गला पकड़ के ऐसे धक्का मारा, पहले पूछा ऐसे से भाई किस, सारा पूछ पाछ के, और फिर बोला कि तेने बहुत बड़ी गलती की, हमारे यहाँ बराबर में बिछाया, और ऐसे धक्का मार के पीछे बोला कि जा आइंदा यहाँ साफ़ सफाई करना सब तेरी जिम्मेवारी। तो सर उस दिन पूरी रात मैं रोता रहा सर, पूरी रात। उनका खाना खुना खाया, बोले मैं बर्तन साफ़ कर देना, उनके बर्तन साफ़ किए। फिर मैं पूरी रात सर दे के घुटनों के अंदर मैं बैठा रहा, पूरा रात रोता रहा। 2 दिन तो हवालात में रहा सर। सैटरडे संडे था, संडे को उन्होंने पेश नहीं किया, मंडे को पेश किया, सोमवार को पेश करते हैं, जैसे एतवार की छुट्टी होती है कोर्ट में, तो मंडे को। 2 दिन तो हवालात में रहा सर। और फिर वहाँ पे 2-3 दिन, मतलब 5-6 दिन हो गए, सोए खाए पिए कुछ नहीं। अगले दिन जब खोलना, जैसे पूरी रात रोता रहा सर, पूरा मतलब रात मुझे बताया सर मैंने कैसे वो रात काटी सर। डर, पहली बार जेल में चारों साइड मुझे ये बताने कि भाई एक लड़का था वहाँ पे, उसने बताया कुलविंदर करके सर,
एक लड़का और बहुत अच्छा लड़का था सर। उसने बताया कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे इनके साथ ज़्यादा बकवास मत करियो, ये लोग बदमाश लोग हैं। अच्छा। हाँ, अगर फालतू बोलेगा तो ये रात को कुछ दिक्कतें कर देंगे तेरे को, तो फालतू मत बोला, अपने चुपचाप जो बोल रहे हैं वो अपने करता रहे। पल पल के सर वो मैं डर गया सर में से, तो क्योंकि पहली बार ऐसी जगह पे मतलब पता ही नहीं सर, तो मैं चुपचाप बैठा रहा सर वहाँ पे पूरी रात। बगैर कुछ करे सुबह जब खुला तो 3-4 दिन से सोया नहीं था, आँख पूरी आँखें सूज गई, पूरा कुछ मतलब बॉडी मुझे पता ही नहीं। बाप को रो रहा है सर, मैं 4-5 दिन से लगातार रो रहा, और ऊपर से भाई जाके अंदर पिटाई हुई, प्रशासन ने भी पिटा। और क्योंकि एक एक पोस्ट को अटैक ऐसी चीज़ है सर, आपके ऊपर लग गई ना सर, फिर आपको कोई नहीं पूछता कि आपने किया नहीं किया, बस आपके लग गया कि जो भी लिख के दे दिया, कोई नहीं पूछता फिर आप दोषी हो निर्दोष हो। तो एक तो धारा ऐसी लगाई हुई सर, ऊपर से फिर जाके भीतर जब लोगों को पता चलता है कि ऐसे ऐसे केस में, तो और ज़्यादा परेशान करते हैं। जो मर्डर करके आते हैं वो तो चोड़ होके चलते कि मर्डर किया, ऐसे ऐसे लोगों को और ज़्यादा परेशान किया जाते हैं। जो रेप केसेस वगैरह आते हैं उनको बल्कि ज़्यादा परेशान किया जाता है। किस किस तरीके से परेशान किया जाता है और क्या? क्योंकि ये तो देखो सबको पता है कि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, जी हम कोर्ट के फैसले से पहले अपना फैसला दे देते हैं, और एक इंसान को ना पता होते हुए भी हम मुलजिम करार कर देते हैं। कहते हैं हाँ भाई इसने तो करा होगा, इसको मारो, या किसी भी तरीके से हम उस पर इल्ज़ाम लगाने से पीछे नहीं हटते। अगर हमें कहीं से भी खबर पता चल जाती है कि यार वो फलाना था और उसने ऐसा कुछ किया है, तो हम उसको मान भी लेते हैं। बट जेल में क्या सिचुएशन है? क्योंकि जज तो पहले दिन ही हो गए थे आप कि भाई ये रेप है जी और इसने कुकर्म किया है, तो इसकी जगह तो वहीं है बाथरूम के आगे। क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या और झेलना पड़ा उस दौरान जिस समय आप जेल में थे? सर, मैं जैसे जैसे बता रहा था, जैसे इंटर करते हैं तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि आपके वारंट होते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये किस केस में आया है, क्या है। और उस टाइम पे जैसे भी पोस्ट एक्ट में तो और भी ज़्यादा सख्ताई होती है। वहाँ पे प्रशासन भी परेशान करता है, अंदर के जो लोग हैं प्रशासन परेशान करता है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोगों के अंदर भय रहे इस जेल का, जेल के नाम से। प्रशासन ठीक करता, प्रशासन गलत नहीं करता सर, क्योंकि नहीं तो फिर ये दुनिया में आप ये तो फैल ही जाएगा, आप देख ही रहे हैं। तो प्रशासन की क्या गलती सर उसमें? भाई ठीक है, मतलब अब बाहर से जो लिख के भेज दिया सर, वो तो वही रहेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या लिख के भेजा, वो देखते हैं अंदर क्या लिख के भेजा। तो जो तो प्रशासन क्या करता है सर, उसको जैसे झाड़ू वाड़ू निकलवाना, सफाई करवानी, या फिर उसको कोई नहीं देखा आप क्या हो क्या नहीं हो, पीछे आपका क्या आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता। आपका वारंट में जो लिखा वही देखते हैं वो लोग। फिर अंदर जो बदमाश लोग हैं वो परेशान करते हैं सर आपको, भाई आपसे झाड़ू झूड़ू कटवानी, साफ़ सफाई करवानी, कपड़े धुलवाने, भाई सब्जी वब्जियाँ बनवानी, इस तरह से की वो चीज़ें, बड़ी परेशानियाँ वहाँ पे। और जो ठीक ठाक आदमी हैं, जैसे ठीक ठाक घर से जो जाते हैं, जिनको पता चल जाता है, उनको भी तो और भी ज़्यादा परेशान किया जाता है, ताकि वो बाहर से पैसे मंगवाएं, उनको मदद हेल्प करें अंदर जो लोग हैं। जितने भी अंडर ट्रायल हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है, समझा जाता है कौन किस तरीके का है, कौन कितना क्या कर सकता है, किसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। हाँ सर। और आप जहाँ पे आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था, तो आपको झाड़ू पोछे के काम में लगा दिया कि ये कुछ लाके तो दे नहीं सकता, जी सर। इससे अच्छा है कि इससे वो काम कराया जाए जो सबसे ज़्यादा मेहनत का या सबसे ज़्यादा श्रम का काम है। जी, अब आपका फाइनेंशियली अगर वहाँ, अगर सबसे बड़ी चीज़ है जेल का क्या कि अगर फाइनेंशियली ठीक होता है सर, तो ही आपकी जेल कटेगी। अन्यथा तो सर वहाँ पे लोगों के कपड़े धोते रहे, एक एक बीड़ी में सर सारा दिन आपको काम, आपके कपड़े धोना, आपका सारा काम एक एक बीड़ी में सर। वो बीड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको, बीड़ी पीते हैं ना सर, क्या बोलते हैं उसको, वो बीड़ी। एक बीड़ी दे दोगे सर, आप आपका सारा काम कर देंगे, आपके कपड़े भी धो देंगे, आपके सारे काम कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग अंदर से जब, हाँ, एक बीड़ी में सर क्या बीड़ी होती है। तो मतलब ऐसे भी लोग बंद रहे। तो फाइनेंशियली अगर आप जब तक ठीक नहीं होगी सर, घर से कुछ जाएगा नहीं आपके वहाँ अंदर। अब जो वो अंदर की सब्जियाँ हैं सर, उसमें बट अब तो चलो ठीक है, मानव अधिकार हो गई, बहुत कुछ हो गया सर। उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, तो सब्ज़ी में भी कीड़े हैं, रोटी है वो आधी कच्ची है आधी पकी हुई है, बड़ा बुरा हाल था सर। 3-4 साल मैंने अंदर कुछ खाया नहीं सर। खाना जैसे 3-4 साल मैंने कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी पी लिया, थोड़ा बहुत भाई
दाल वाला ले ली, थोड़ी बहुत सब्जी ले ली, थोड़ी बहुत जैसे भी उसमें कीड़े मकोड़े तैरते थे सर। फिर भी क्या करें, बस कच्ची रोटियां तो बचती नहीं सर, फिर भी खाते थे। इतना बुरा, मतलब मैं अभी भी ये बात मेरे लिए डाइजेस्ट करनी थोड़ी सी मुश्किल है कि एक 30-40 पैसे की बीड़ी के लिए वहाँ इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, बीड़ी तो सर मतलब अगर जेल में बीड़ी बंद कर देना सर तो कुछ भी हो सकता है। मतलब लोग क्या करते हैं, मतलब नशे के लिए, मैं आपको बड़ी सी बात बता रहा हूँ, मतलब नशे के लिए जो अपने दीवार पे क्या बोलते हैं, वो जो चलती है इसको क्या बोलते हैं, जो क्या छिपकली बोलते हैं सर, हमारे तो हमारे घर में हाँ, तो छिपकली उसके बोलते हैं। हाँ छिपकली बोलते हैं। उसका जो पुंजड़ होता है ना सर, उसको तोड़ के बीड़ी में भर के पी जाते हैं लोग। आप ये देखो, नशा होता है उसके कितना, मतलब जो पूंछ छिपकली होती है। जो पूंछ होती है सर, हाँ, उसको तोड़ के बीड़ी में भर के पी जाते हैं लोग। ऐसे लोग हैं सर, मतलब नशे के लिए। और आपको मतलब दर्द की या कुछ भी गोलियां मिल जाए अंदर, कैसी भी गोलियां मिल जाए, उनको ऐसे रगड़ रगड़ के मतलब उसमें डाल के बीड़ी में ऐसे पी जाते हैं लोग सर। बहुत बुरा हाल है सर। अब मतलब जितने यंग बालक अभी जेलों में, ज़्यादा से ज़्यादा यंग बच्चे हैं सर, मतलब 20, 22, 23, 24, 25 साल के बच्चे, मिस गाइड की वजह से सर। अभी आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा, अब तो शायद कुछ बैन हो गया ऐसे सोशल मीडिया पे, बट पहले तो थोड़ा सा और बिगन था। तो इन चीज़ों को सीख के बच्चा, अब बच्चे को क्या पता सर, आजकल गाने देख रहे हो आप, एक खटोला, अरे कुछ खटोला वटोला नहीं है सर, इतना बुरा हाल है सर। मैं इंटरनेशनल बॉक्सर, मन कीड़े मकोड़े चढ़ते थे सर बॉडी पे पूरी रात। मैं पूरी रात 10-10, 12-12 घंटे वो जेल के सलाखे पकड़ के यूँ खड़ा रहता, 12-12, 15-15 घंटे, ताकि मैं थक जाऊँ और मेरे को नींद आ जाए। ये सर गा दिए खटोला जेल के भीतर, खटोला जेल के बारे में बना काम की बातें हैं ना। और तो मतलब बच्चों के क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सर, बच्चों को क्या पता सर कि अंदर होता है क्या है। हमें पता है सर कि हम काट के आए हैं सर। मतलब मैं जब मैं गया 5-6 दिन, तो सर जैसे मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो सर में बहुत ज़्यादा पेन रखा था। तो मैंने वहाँ एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी पार्क में, उसको दांतों से काट के, मैं कभी वैसे चाय वाय पीता है, उसके दांतों को से बीच में से काट के मैंने उसमें वो एक डबल रोटी देते हैं सर, चाय वाय होती है उसमें सुबह, मैंने 7-8 दिन बाद वो खाया सर। क्योंकि मेरे को तो मतलब बॉडी में कुछ बचा ही नहीं था सर, रो रो के 10-12 दिन से मैं रो रहा था कंटिन्यू, 7-8 दिन से मैं कंटिन्यू रो रहा था। तो फिर मेरे को मैं थोड़ा सा वो बोतल काट के, प्लास्टिक की बोतल बड़ी थी पार्क में, उसमें चाय लेके, तो उसमें मैंने सर थोड़ी सी चाय पी, एक डबल रोटी खाई। 7-8 दिन बाद आँखें पूरी सूजी हुई, दिमाग में पता नहीं क्या है। फिर सर 2-3 महीने तक जो झाड़ू निकालनी पड़ी सर वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से, मतलब झाड़ू भी सर पैसे दिए मैंने झाड़ू छोड़ने के लिए, कि भाई मेरे से पैसे ले लो और मेरा ये झाड़ू जोड़ और ये छुटवा दो मेरा पीछा। तो सर मतलब 2-3 महीने तक तो झाड़ू ही निकाली, लोगों के कपड़े साफ़ किए, लोगों के खाना बनाए, लोगों के लिए बाथरूम लेटरिन साफ़ किए, लोगों बहुत परेशानियाँ चली सर वहाँ पे। बर्तन नहीं देते जेल में? मिलते हैं सर बर्तन, बट फिर प्लास्टिक की बोतल को काट के। वाले दिन तो कोई जानकारी तो थी नहीं सर, हमें पता ही नहीं था भाई क्या होता है, भाई किसी से मांगना, क्योंकि वहाँ पे तो पूरी रात मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली सर। और मतलब पूरी डर का माहौल इतना था, जाते ही तो उन्होंने बोला कि कैसे यहाँ बिछा लिया। फिर एक लड़की ने बोल दिया कि भाई ये बदमाश है और आप बच के रहना, इनसे क्यों भरे, बोले सर। तो पर किससे बोल दे सर, कुछ नहीं। पर पूरी रात मतलब 2-3 रात तो मैं हवालात में रो के आया, फिर वहाँ रो रहा है सर। तो किसी से बोलने का या मांगने का, किसी को क्या बताएं सर, कुछ नहीं। मैं और देखा सामने बोतल पड़ी है पार्क में, वो उठाई, उसको काटा, उसमें चाय वाय ली, उससे पी सर। फिर तो 7-8 दिन बाद। कृष्ण भाई, जब इंसान की ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो वो ना 2 अलग अलग दुनियाओं में चला जाता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। एक दुनिया वो जो प्रेजेंट में चल रही होती है, एक दुनिया वो जिसके बारे में वो सोच रहा होता है कि यार ऐसा क्या हुआ, क्या किया, क्या गलती हो गई जिसकी वजह से जो मैं आज में भुगत रहा हूँ वो मेरे साथ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आपकी क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? प्रेजेंट में तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, आप हवालात के पीछे थे, वहाँ से आप
जेल में चले गए, बट दिमाग में क्या चल रहा था पीछे? क्योंकि आपने कई बार बोली ये बात कि मैं कई कई दिन तक तो रोता ही रहा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट बैक ऑफ द हेड क्या चल रहा था? क्योंकि प्रेजेंट में तो आप उस समय एक बंदी की तरह जेल में पहुंच चुके थे। सर मतलब एक तो घर का बैकग्राउंड ऐसा था सर, बेचारे सब अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है। भाई घर में फादर को पता नहीं था सर भी क्या है, और फादर तो और भाई और को भी बिल्कुल ही मतलब नॉलेज ही नहीं सर इन चीज़ों के बारे में। कभी कोर्ट कचहरी, बेचारे मुशरीफ आदमी है सर, उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। तो घर में ऐसा कुछ माहौल ही नहीं था कि भाई किसी से जाके पूछें भाई क्या हो रहा है। तो उनको बेचारे को 1-1.5 महीने में तो समझ में आया कि भाई हुआ क्या है आखिर, किसी ने बताया। तो मेरे को मुलाकात मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने बाद आई है सर, जेल में मिलने के लिए 1-1.5 महीने बाद आई। मतलब वो किसी से मिले, किसी ने बताया क्या प्रोसीजर है। आम आदमी को तो पता ही नहीं होता सर भी कैसे मिला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो बेचारे उनको तो यही पता नहीं था सर कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, उनको कुछ पता नहीं था सर। तो 1.5-2 महीने बाद तो मेरा क्या था कि जब पीछे का तो बस कुछ था ही नहीं सर। तो जो भी था मेरे दिमाग में चल प्रेजेंट में, मैं तो मतलब मैं सोचा कि हे भगवान कौन से जन्म के मैंने ऐसे पाप किए कि हर जगह मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है सर। भाई देश के लिए खेलना, चोट लग गई, शादी करी वो असफल, भाई एकेडमी खोल ली वो असफल सर, मैंने तो सुसाइड भी कर लिया सर वो भी असफल। मतलब ज़िंदगी में कुछ सफल ही नहीं हुआ सर। मतलब मैं अब भी सर मैं आज भी ज़िंदा इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है मेरी वजह से कुछ लोग भाई कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले, जो लोग डिप्रेशन में हैं। भगवान ने चलो ठीक है फिजिकली फिट हूँ, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट मेरे से भी ऐसे लोग हैं सर जो जिनके पैर कटे हैं, हाथ कटे हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि सर प्रेरणा मिले लोगों को। कृष्ण भाई, मैं आपके दर्द को कम तो नहीं कर सकता, बट मन में ना सवाल बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि एक इंसान जिसने चोरी की, उसको पता है कि मैं चोर हूँ, उसको सजा भी मिलेगी तो उसको पता है, वो चाहे बोलता रहेगा कि मैं चोर नहीं हूँ, जी सर। बट उसको पता है कि मैं चोर हूँ, तो मुझे उसकी सजा तो मिलनी थी। जी सर। आज आप बाइज्जत बरी हो उस केस में जिसके लिए आपने कई साल जेल काटी है। दैट मीन्स कि आपने वो गुनाह नहीं किया। अब तो ये चीज़ कोर्ट भी मानता है। जी सर। बट जिस इंसान ने वो गुनाह किया ही ना हो, उसको पता है कि मैंने ये गलती नहीं करी है, और वो उसके बावजूद भी सलाखों के पीछे हो, क्या क्या चल रहा होता है दिमाग में? मैं बार बार इस सवाल को पूछ रहा हूँ। अगर आप नहीं जवाब देना चाहते इस चीज़ का तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, बट माइंडसेट आदमी कितना बिखर जाता होगा, टूट जाता होगा, जब उसको पता है कि मैंने गलती नहीं करी, उसके बावजूद भी मैं उस चीज़ के लिए परेशान किया जा रहा हूँ, प्रताड़ित किया जा रहा हूँ, हवालात के पीछे डाल दिया गया हूँ, घर परिवार सब सब बिखर रहा है, टूटता जा रहा है, बट गलती तो मैंने की नहीं। क्या चल रहा होता है उस टाइम पे दिमाग में? सर जब आप कोई चीज़ें जैसे आपके ऊपर एलिगेशन लगा, अभी क्या किया कि जैसे मेरे को एलिगेशन लगा दिया, अंदर डाल दिया। अब मुझे तो यही पता नहीं सर कि भाई मैंने जो काम किया ही नहीं गलत, जो मेरे ऊपर इतने बड़ा, क्योंकि सर इंडिया में पोस्को से बड़ा कोई भी मतलब वो नहीं है, केस नहीं है सबसे बड़ा। तो इस केस में फंसने के बाद तो आप उम्मीद ही छोड़ दो कि सर आपके ऊपर कोई केस लगा और आप बाहर निकल जाओगे। मैंने ये सब उम्मीदें छोड़ दी थी, मेरे को नहीं लगता था कि मैं कभी जीवन में बाहर निकलूँगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया सर, बच्चे ने खिलाफ गवाही दी जज के सामने कि हाँ मेरे साथ किया इस आदमी ने, उंगली उठा के सर ये रेप है और इसने साथ मेरे साथ किया, बच्चे ने बोला जज के सामने। अब बचने का कहाँ रह गया सर, मतलब ही नहीं बनता। मेरे भाई बेचारा उनको पता ही नहीं सर भाई क्या है कोर्ट का, कहाँ जाना है, क्या करना, उनको बेचारा कुछ नहीं मालूम नहीं। तो वहाँ पे सर एक हवलदार होता है सर, रणजीत सिंह सर, जेल के जो चीफ हवलदार है, जो पहले सर बदलते रहते हैं सर, हवलदार बदलते रहते हैं। तो उसने मेरे को समझाया कि भाई देख ऐसा है, मेरे को ये बता दो तूने सच्ची कुछ किया है ऐसा कुछ गलत? मैंने कहा भाई नहीं, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। तो एक डीएसपी से तरह से सुमित पवार जी, कुरुक्षेत्र से ही, वो भी जेल के एक ये थे हवलदार रणजीत सिंह जी, इन्होंने मेरे को समझाया
अगर देखो ऐसा है, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने नहीं किया आपने, तो आप अपने पक्ष को मजबूत करो। भैया आप अपना नार्को टेस्ट लगा सकते हो कोर्ट में, कि आपकी मेडिकल क्या कहती है, मेडिकल रिपोर्ट। मैंने कहा सर मेडिकल में तो कुछ नहीं है, 1.5 साल की बाद की बातें हैं सर। मैंने कहा मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है, बोले उसकी मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हाँ आ गई है। मैंने कहा हाँ सर आगे का ऐसा कुछ नहीं था। तो सर मैंने नार्को टेस्ट लगाया, मेडिकल में कुछ था नहीं सर। मेरी घरवाले की एक ऑडियो थी सर, जो कोई बच्चा मेरे पक्ष में गवाही दे रहा था, सोनीपत का कोई बच्चा था, उनको रोकते हुए कि आप उनके पक्ष में गवाही मत दो, अगर आपने गवाही दे दी तो हम आपको मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट से निकलते ही। और जो जिनका लड़का था वो भी उनके घर पे गया, जो लड़का मेरे पक्ष में गवाही दे रहा था उसको बोलने के लिए कि गवाही मत दे दियो, हम छोड़ेंगे नहीं तेरे को। कंप्लीटली प्लान्ड ही था, सारी सब कुछ प्लान था। सब षड्यंत्र रचा गया सर, बहुत बड़ा षड्यंत्र। मैं तो कह रहा कि सर मैं ज़िंदगी में कभी निकल ही नहीं सकता था। वहाँ पे 3,000 आदमी थे सर जेल में। उन्होंने कहा कहीं जगह टोले, तेरे को यहाँ 20 साल काटने हैं। और मेरे को जज ने भी बोलते थे सर, मैं जब पेशी पे जाता था तो जज साहब बोलते थे कि आपने ऐसा किया। मैंने कहा सर अगर मैं दोषी हूँ तो आप मेरे पर रहम मत करो सर, मेरे लिए एक ही सज़ा बनती है, वो है फांसी। मैं सर मेरे को 3-4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए थे जेल में। जब ये निर्भया कांड हुआ सर, इसमें टीवी पे खबर चल रही थी सर कि ऐसे ऐसे भाई निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दे दी। तो मेरे को एक लड़के ने जगाया सुबह सुबह कि भाई उठ, तेरे दोस्तों को फांसी दे दी गई। मैंने कहा मेरे दोस्तों को? तो टीवी पे खबर चल रही थी सर, निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दे दी। मैंने टीवी पे देखा, मैंने कहा भाई मेरे ये दोस्त कैसे हो गए? तो उन्होंने बोला भाई तूने भी तो बच्चे के साथ रह। मैंने कहा भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को फंसाया गया है, बट वो था वो निकल गया सर। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब और रोंगटे खड़े कर देती हैं आज भी सर मैं ये चीज़ें। तो मतलब मेरा उम्मीद ही नहीं था सर मैं कभी निकल भी हूँ आके भी बाहर भी कभी आ जाऊँगा। तो उन्होंने बताया सर मेरे को, मैंने फिर भाई नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई, FSL रिपोर्ट थी सर उसमें कुछ था नहीं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी सर वो कुछ काम आई, बच्चों ने गवाही दी, गांव की पंचायत ने गवाही दी, बहुत लोगों ने, तब जाके सर 5 साल बाद रिपोर्ट आई FSL रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि हमें कुछ में है नहीं इसमें। इस दौरान सर मेरी माँ गुजर गई, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया सर मैं उनके। मैंने एप्लीकेशन वगैरह लगाई कि भाई मैं अपनी माँ के अंतिम संस्कार पे जाना चाहता हूँ, वो भी चांस नहीं मिला सर मेरे। मैं वहाँ पे मतलब जिस दिन मेरे को पता चला, पहली बात तो सर मेरी माँ को हमने बताया नहीं 1-1.5 साल तो कि सर मैं अंदर हूँ। सर मतलब मेरे लिए माँ से बढ़ के इस धरती प्लेनेट पे कुछ था ही नहीं सर। जब तक मेरी माँ ने कुछ खाया नहीं, मैं कभी कुछ खाता नहीं था। मतलब मेरी माँ, मैं कहने का मतलब सर मैं सर्वण हूँ अपनी माँ के लिए सर। हर बच्चा अपनी माँ के लिए सर्वण होता है, बट मैं ये सोचता हूँ। तो सर उनको तो 1-1.5 साल तो यही नहीं बताया गया कि आप मतलब तेरा भाई मैं अंदर हूँ जेल में। मैंने कहा भाइयों को मत बताना भाई, अगर माँ को बता दिया तो शायद वो मर जाएगी भाई। उनको बताना कि वो खेल के सिलसिले में कहीं बाहर गए। तो हमने कई साल तो उनको बताया नहीं सर कुछ भी। फिर वो सुबह मंदिर में जाती थी सर, तो मंदिर में उन्होंने किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे वो तो जेल में है। तो फिर वो एक बार जेल में मिलने के लिए आई थी सर। उन्होंने कहा था कि बेटा मतलब बेटे के वियोग में नहीं सर, वो जैसे ने कहा बेटा मेरे को नहीं लगता कि बस मैं ज़्यादा दिन जीऊँगी। और वो वही हुआ सर, मैं तो दर्शन भी नहीं कर पाया सर उनके। एक ऐसा गुनाह जो किया नहीं, उसके पीछे कितनी जिंदगियां खराब हो जाती हैं, कितनी गिनती नहीं है सर मैं आज भी नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता सर मैं नॉर्मल हूँ। मेरे को सोए हुए 8-10 साल हो गए सर, 7-8 साल तो सर मेरे ख्याल से। अभी मैं 1-1.5 साल जेल में से निकला हूँ, 5 साल में जेल में रहा। मुझे नहीं लगता सर कि मैं 5 घंटे या 4 घंटे सोया हूँगा। मुश्किल से आधा घंटा रात को 10-12 बार उठता हूँ, सोचता हूँ कहीं जेल में तो नहीं हूँ। आँखें खुल जाती है सर। आज भी डर है सर, माँ का चेहरा ही नहीं देख पाया सर लास्ट में। तो वो चीज़ें मेरे को मतलब मेरा मन भर गया सर हर चीज़ से।
मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी माँ, शायद मेरी वजह से मेरी माँ चली गई सर। जिन्होंने पैदा किया सर, उनके अगर आप दर्शन नहीं कर सकते तो सिगरेट तेजी तो कुछ नहीं हो सकती सर। और फिर आप 5 साल बाद आप सरकार कह रही है आपने कुछ नहीं किया, आप बरी हो। जो सफ़र किया, जो वक्त चला गया, करियर ख़राब हो गया, करियर ज़ीरो हो गया, माँ बाप चले गए, वो वापस कौन लाएगा? ये सर हर चीज़ को हम कर सकते हैं सर, पैसा है और सब कुछ है, लेकिन माँ बाप की आने उसको तो हम पूरा ही नहीं कर सकते सर। और फिर मतलब मेरे पास सब नहीं है सर। न कुछ सवालों के जवाब मुझे लगता है होते नहीं हैं। अगर होते भी हैं तो मुझे लगता है कोई देना नहीं चाहता। सर मैं जहाँ मेरी माँ रहती थी, मेरे को अभी में कई बार लगता है कि मेरी माँ हाँ बैठी होगी वहाँ पे, तो मेरे को नहीं लगता बस मतलब दिमाग में चलती है जैसे मेरी माँ जिंदा है। मेरे घर पे है, मैंने चारों साइड मेरी माँ के पोस्टर लगाए हुए हैं। पता नहीं सर मैं डिप्रेशन में हूँ, पता नहीं मेरे को, मुझे मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ मेरी माँ चली गई। मैं इतना प्यार करता था, उनकी यादें पूरे रूम में मैंने उनके पोस्टर लगाए हुए। मैं उनको देख के मेरा, अगर मैं जेल में, मैंने सोचा कि सर जैसे मैं जब मेरी माँ के अंतिम संस्कार पे तो नहीं जा पाया सर मैं, बट बाद में मैंने कहा कि मैं मेरी माँ के फूल तो कम से कम मेरे को गंगा में बहाने दो, मेरे अंतिम संस्कार पे नहीं जाने दिया। तो फिर महीने 20 दिन बाद सर मेरे को परमिशन मिली, तो कोर्ट ने कहा ठीक है भाई आप जाओ। तो फिर मैं हरिद्वार पर मेरी माँ के फूल बहा के आए कोरोना काल में से। और फिर उसके बाद और ज़्यादा दुखी हुआ सर, जैसे मेरी माँ के फूल बहा के आया सर, उन्होंने क्या क्वारंटाइन के नाम पे सर क्वारंटाइन कर दिया जेल में। तो वहाँ पे सर 3 महीने तक आप, मुझे यही पता नहीं सर वो दिन है रात है क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई ये भीड़ भाड़ वाले इलाके से आए, उस टाइम पे कोरोना चल रहा था सर, और इसे क्वारंटाइन कर दो। अभी सर मुझको ये पता नहीं 3 महीने भी क्या चल रहा है बाहर, भी दिन है या रात है कुछ नहीं पता चल रहा है सर। ऊपर से सर वहाँ पे लेटरिन बाथरूम में एक ही चीज़, वही उसी से पानी पीना है, वही उसी में आपको लेटरिन का काम चलाना है, सब उसी से करना होता है सर। और वहाँ पे दीवारों में से ऐसे कीड़े मकोड़े निकलते रहते दीवारों से सर। तो मतलब आप बैठना 6x6 में अब कितनी देर आप खड़े रह सकते हो, कितनी देर आप बैठ सकते हो, कितनी देर आप सो सकते हो। अब 3 महीने तक आप क्या करोगे सर उसमें। तो ऐसे भी दिन बिताए सर मैंने, तो वो मेरी माँ के सारे पॉसिबल हो पाया सर। मैं किया था, मैं चाहता था जो मैंने वादा किया था ना सर, मैं सोचता सर मेरे दिमाग में चल के क्यों नहीं यार इससे तो बढ़िया ये कि हम सुसाइड कर लें, लेकिन बट मेरे दिमाग में ये भी चलता था कि मेरे माँ बाप ने ये बोल रहा था और मेरे ऊपर ये कलंक लगाना, इसको मैं धो के जाऊँगा। अगर ये मतलब मेरे दिमाग में ही चलता था कि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी पीढ़ियों तक ये चीज़ें धब्बा लगा रहे। इसलिए ये भी रीज़न रहा सर मैं जिंदा रहा। और मेरे माँ बाप ने जो कसम दी सर वो भी मेरे लिए बहुत मतलब उनकी यादें, उन्होंने जो कहा मेरे को कि बेटा लाइफ में कितनी परेशानियाँ आई, आप सुसाइड नहीं करोगे, तो वो भी सर मैं उनका नाम लेके कैसे न कैसे सर मैंने वो टाइम निकाला सर। फिर वहाँ से फिर 2-3 महीने बाद मेरे को 3 महीने बाद वहाँ से निकाला गया कि भाई इसका कोरोना टेस्ट करके यहाँ से निकाला सर। एक बेटे के लिए एक बार को मैं कहूँगा पिता जो होते ना उनके लिए वो कह सकता है कि आप बाद में, मगर माँ तो पहले ही होती है। जी सर। और माँ से ऊपर एक बच्चे के लिए कुछ नहीं होता। बिल्कुल उससे बड़ा, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला, उससे ज़्यादा स्नेह करने वाला। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि प्रेम जो है ना, प्रेम शब्द जो है वो जब तक अनकंडीशनल ना हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के, तब तक वो प्रेम प्रेम नहीं होता। और एक माँ ही सिर्फ अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर सकती है अपने बच्चे को। जी सर। और कोई भी इस दुनिया में नहीं कर सकता। वो प्यार आप कहीं ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा जो एक माँ अपने बच्चे से करती है। एक बार को बाप जो होता है वो एक बार को कठोर हो सकता है,
माँ कठोर होके भी कठोर नहीं हो सकती। बहुत कुछ खो दिया भाई आपने। कुछ ऐसा है मन में जो आप अपनी माँ से कहना चाहते थे और कह नहीं पाए, जो आज भी कहीं ना कहीं मन में है कि यार एक आखिरी बार ये बात ज़रूर कह देता माँ से, तो हो सकता है कि माँ का मन हल्का हो जाता या माँ को अच्छा महसूस होता। सर मेरे से जो बन पाया ना सर, मैं कहता हूँ कि भाई मतलब हर बच्चा अपनी माँ के लिए करता है सर, बट मैंने उनके लिए जो सपने थे सर मैंने कोशिश की, जैसे सर मेरे से जो भी बन पाया हर जगह मैं उनको तीर्थ पे लेके गया उनकी खुशी के लिए सर, जो भी मेरे से बन पड़ा मैंने वो सब कर किया सर, थोड़ा बहुत तो भी गया। तो बस ये था सर कि मतलब मैं उनको बहुत सी खुशियाँ देना चाहता था कि भाई परमात्मा की दया से कि उन्होंने बहुत दुख देखे हैं सर, क्योंकि पहले सर खेती पे निर्भर होता था, उन्होंने बेचारों ने कभी कुछ नहीं देखा सर। मेरे फादर साहब जो थे उन्होंने बेचारों ने सारी ज़िंदगी खेती की, मेरी माँ और उन्होंने तो जैसे मैं बाई एयर उनको लेके गया कहीं या फिर कहीं मेट्रो में घुमा के लाया या कहीं छोटी छोटी खुशियाँ मैंने देने की जगह कहीं तीर्थ पे लेके गया, तो वो चीज़ें मैंने की है सर। मतलब मैं थोड़ी बहुत कर पाया जिसको मेरा टाइम मिला सर। जो लास्ट जो टाइम था ना सर वो मेरे को बड़ा हो रहा कि उनके दिमाग में भाई मेरे को मैं उनसे बहुत कुछ मेरी माँ से पूछना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था भाई उसने कैसी तकलीफ़ झेली सर, वो कैसे क्या सोच रही होंगी और कैसे उनके दिमाग में सर, क्योंकि उनके तो पता नहीं क्या गया होगा ना सर दिमाग में उनका, तो उसकी आत्मा को पता परमात्मा शांति दे। तो जिसका बेटा जेल में हो तो सर उनको कैसे मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा, तो वो सब चीज़ें मेरे आज भी मेरे जहन में मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोच के गई होगी भाई, क्या उन्होंने कैसे अपने प्राण त्यागे होंगे सर। एक लड़का था सर जेल में, मैं 3-4 महीने से जैसे मेरे को वहाँ से क्वारंटाइन किया हुआ था तो निकाला मेरे को, तो 3-4 महीने मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना नहाया ना धोया, पूरे बाल बॉर्डर सब कुछ मतलब 3-4 महीने से मैंने कुछ नहीं, वही वो लेटरिन का घड़ा था सर, उसमें से पानी पीना उसमें से खाना उसमें से ही। और वहाँ पे क्या जो जिनको मतलब जो बड़े बदमाश लोग होते हैं उनको एक सुरक्षा सेल में दिया जाता है, तो जी। वो भी बंद थे सर वहाँ पे, और जो मजबूरी में जैसे जो मेरे जैसे थे सर वो भी बंद थे। तो मैं वहाँ पे कल की माता था कि मेरे को बाहर निकालो मैं मर जाऊँगा यहाँ से निकालो, क्योंकि सर वहाँ पे आपको पता ही नहीं चला दिन है कि रात है कुछ नहीं। तो 3-4 महीने बाद जब मेरे को बाहर निकाला गया सर, तो एक लड़का था सर, उसने अपनी मेरे को आके बोला कि सबकी माँ मरती है क्यों यहाँ फंड कर रहा है। तो मेरे को गुस्सा उठा सर इस बात को लेके, तो मैंने उसको मारे सर। तो वो 15-20 दिन बाद सर मेरे पास आया, उसने कहा कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे से गलती हो गई। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, मैंने कहा भाई, फिर उसने कहा कि मैं मेरे फादर नहीं है और मेरी माँ है जो झाड़ू पोछा करती है घरों में, उसने मेरे को पाला था और मैं गलत बच्चों की संगत में पड़ गया जिससे आजकल ये चिट्टा वगैरह नशे वशे करने लग गया सर वो। तो उसने घर का वो बेचारी वो कहीं से लेके आती थी, वो अपना घर का सारा उसका सामान बेच दिया, बस बर्तन जो भी कुछ मिलता वो सब बेच देता सर। तो उसने जब घर में कुछ नहीं मिला लास्ट में सर, उसने अपनी माँ के नाक और कान में जो होते हैं वो सोने के आभूषण सर, नथनी और कान की हाँ बालियां, वो सर उसने निकाली नहीं, फाड़ दी अपनी माँ के कान ही फाड़ दी सर, नाक ही फाड़ दी। क्योंकि वो चिट्टे पता नहीं क्या नशा वशा होता है सर उसमें। बोला मैं पागल हो गया, मेरे को कुछ पता नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने वो नाक कान फाड़ दिए, तो उसकी माँ ने FIR कटवा दी सर, वो जेल में आ गया अंदर। तो बोला मैं मेरी माँ से बहुत नफरत करता था ऐसे उसको लेके। तो फिर वो उसको मेरे को वो रात को मेरे पास ही सोता था, उसने कहा कि भाई मेरे को गिल्टी हो गई आपकी कहानी सुन के। मैंने उसको बताया था सर सारा ऐसे ऐसे, बाद में मैंने बैठ के बताया। तो वो बोला यार मैं जीना नहीं चाहता। मैंने कहा भाई अच्छी बात है जब तेरे को फील हो गया भाई, तू ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है भाई, तू घर जाके अपनी माँ की सेवा करना भाई, अच्छी बात है तेरे को गिल्टी होगी बहुत बड़ी बात है, और जो तेरे दुखती है अपनी माँ को जाके उसकी सेवा करना यही तेरे लिए पश्चाताप होगा भाई। मैंने बहुत समझाया सर उसको, वो बोला नहीं मेरा मन भर गया मैं जीऊँगा नहीं। मैंने सोचा चलो ऐसे ही कर रहा है वो। मैंने कहा कोई नहीं भाई रात बहुत होगी तू सो जा अभी, सुबह बात करेंगे। तो वो सुबह देखा सर वो फांसी लटका हुआ, वो पानी के घड़े होते हैं सर, वो पानी के घड़े रहता के पंडे के ऊपर पंडा लगा के, और वो क्या वो चद्दर की फाड़ के सर
उसमें डाल के वो खा गया। ऐसे मेरे ऊपर लटका हुआ सर सुबह। तो मुझे तो पता ही नहीं कि मतलब ये इतना बड़ा कदम उठा लेगा। और सुबह जब उसकी माँ, पुलिस वाले और जज वगैरह जब आए तो उनकी माँ ने उनको देखा तो उसको भी बोली मेरे लिए तो ये पहले ही मरा हुआ था, आज इसकी आत्मा, आज इसका शरीर मरा है। फिर मैंने उसकी माँ को बताया सर कि मातेश्वरी ये लड़का, इसको बहुत ही पछतावा था आपको लेके, भी मेरे से गलती होगी, मैंने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो उसके बाद फिर वो रोई सर। फिर मैंने वो मेरे गले लग के कि हाँ, मैंने कहा मातेश्वरी ये रात को मेरे को ऐसे बोल रहा था और इसने, तो मतलब ऐसे भी वो हो जाते हैं सर। भाई क्या आपको लगता है जेल में जाने के बाद कोई इंसान वहां से सुधर के निकलता है, बदल के निकलता है? सर जो बेगुनाह लोग फंस जाते हैं ना सर वहाँ पे, हाँ। तो वो बदलते नहीं सर, और क्राइम करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चला हमने कुछ किया नहीं और हमको बचाएगा, हम नहीं आया इतना। अभी मेरे साथ मैंने 5 साल बिताए सर, मुझे पता है सर, मैं आज सो नहीं पाता सर, खाना में पच नहीं रहा सर। अगर मैं खाना खाता हूँ दिन में 10 बार बाथरूम जाता हूँ सर, रोटी मेरे को पचती नहीं है सर। और मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब मैं रात दिन मेरे दिमाग में सर स्टोरी मतलब चलता रहता। भाई इतना तकलीफ़ें झेल के भी मैं आज ज़िंदा हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं मैं ज़िंदा क्यों सर। मैं पता नहीं, मतलब मैं मन भर गया सर वैसे तो मेरा, बट मैं अपना एक कलंक धोना चाहता था कि मेरे माथे पे जो लगा कलंक है इसको मैं धोना चाहता था सर। मेरा ये इसी के लिए सर मैं परमात्मा ने मेरे को ज़िंदा रखा सर। तो अब जो बेचारे निर्दोष लोग फंस जाते तो उसके दिमाग में कहीं ज़्यादा नेगेटिव हो रहता है कि मैं बाहर जाके और गलत करूँगा सर। बट मैंने सर बाहर आके फिर भी समाज के लिए ही काम किया है। मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो बॉडी को डोनेट करें सर, किसी का काम आ जाए शरीर, बट वो तो कोरोना काल में चली गई सर, उनका पॉसिबल हो नहीं पाया। बट अभी बाहर निकल के सर मैंने अपनी बॉडी, मेरी माँ की आखिरी इच्छा मैंने पूरी की है। मैंने अपना पूरा शरीर मेडिकल के बच्चों को दान दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर बच्चों के काम आ जाए। तो ये मेरी सोच है सर। आपकी मदर जहाँ भी होंगी आज वो देख के प्राउड फील करती होंगी कि मेरा बच्चा बेगुनाह है, मेरे बच्चे ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ज़िंदगी भर के लिए वो कलंक उस पे लगा रहे। बट जो लोग फॉल्स कंप्लेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेज बिक रहे हैं मार्केट में, जहाँ पे 3-4-5 लाख रुपए में 12, 13, 14, 17, 18 साल के बच्चों को एक रील के माध्यम से बताया गया कि ऐसे पॉस्को करवाना है, रेप केस करवाना है। इवन ये तक बोला उस महिला ने कि अगर आपको वीडियो भी बनवानी है तो हम, मतलब मेरे को तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि एक नाबालिग बच्चे को भेज देंगे और उससे वीडियो बनवा देंगे। क्या सच है क्या झूठ नहीं है, मगर एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि मतलब ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि किसी को पॉस्को लगवाना है, किसी को रेप का केस लगवाना है, किसी को छेड़छाड़ का केस लगवाना है। हर तरीके से गलत काम तो हो रहे हैं। बट जो भी लोग ये फॉल्स कंप्लेंट करते हैं, क्या उन पे कोई एक्शन किया जाता है? जैसे आपके अगेंस्ट जिसने केस किया, क्या उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया गया उस सिचुएशन में जहाँ पे आपको बाइज्जत बरी किया गया बिकॉज देयर वाज नो एविडेंस, देयर वाज नो प्रूफ टू प्लीड यू गिल्टी? आपको बाइज्जत बरी किया, बाइज्जत। उनका क्या जिन्होंने कंप्लेंट करी? उनका तो सर अब बाद में क्या होता है कौन पूछता है सर। अभी क्या है कि जैसे भी पोस्को एक्ट जिसके लग गया है सर, अब उसको ही देखते हैं सर। अब उस बाद में जैसे अभी किसी को लगा दिया सर, अब 5 साल बाद उसका क्या हुआ, वो मरा जिया, कौन पूछता है सर उसको? कोई नहीं पूछता। अब बहुत से केसेज हैं सर, अभी थोड़े से दिन पहले अभी आप बता ही रहे थे, ऐसे बहुत से लोग हैं, एक आदमी नहीं है सर, बहुत से लोग हैं जिनको 20-20 साल बाद कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। सत्यमेव जयते, एक आमिर खान का सत्यमेव जयते आता था, अगर आपको देखा सर, उसमें भी बहुत सी कहानियाँ बताएगी कि ऐसे ऐसे। तो है सर हमारे यहाँ इंडिया में, क्या करें। हाँ क्राइम भी है सर हमारे इंडिया में, बट उसके साथ कहते हैं कि चने के साथ घुन भी पिसता है। तो ये अब इसका कोई
भाई सरकार करे सर, और आम आदमी के तो बस की बात है नहीं सर। जब तक सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी सर, ये चीज़ें होंगी। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो और वायरल हो रही थी जिसमें एक महिला वीडियो बना रही है और एक आदमी खड़ा हुआ है और वो उसके बगल में खड़ी हुई हैं और कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि ये आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। एंड जब वो बात बढ़ी तो उस आदमी ने आत्महत्या कर ली और बाद में पता चलता है कि सिर्फ व्यूज़ और फेम के लिए वो वीडियो बनाई जा रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उस आदमी ने कोई गलती नहीं करी थी। कुछ शायद बस में ऐसा कुछ जी। करके, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मैंने भी देखी वो और देखी थी। उस इंसान ने आत्महत्या कर ली, उसका तो परिवार खत्म हो गया। परिवार खत्म हो गया सर, बिल्कुल। किसी ने पूछा उससे, उसके परिवार से जाके कि अब क्या, एक ऐसी गलती के लिए जो उसने की नहीं। मैं लोगों को ये बात मैं जानना चाहता हूँ लोगों से। मैं चाहूँगा कि लोग इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में लिखें कि उस इंसान का क्या, उसकी ज़िंदगी का क्या, जिसने कोई गलती नहीं करी, जिसका कोई गुनाह नहीं था, उसके बावजूद भी वो 3, 4, 5, 10, 15, 20 साल जेल काट के आ गया। सब बाद में कुछ नहीं होता है सर, बाद में आप बरी हो कौन पूछता है सर। अगर आप अभी आपने बुला लिया सर, बड़ी बात मान रहा मैं तो, भाई किसको बताएं सर जाके कि भाई 5 साल हम जेल में रहे, अभी हम बरी हो गए, हमको कोई नहीं सुनता सर। अब हाँ, अगर किसी ने किया वो तो न्यूज़ चलती रहेंगी सर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है वो है। अगर जिसको जो अब 5 साल काट के आया निर्दोष है, उसको कौन पूछता है सर बाद में कि हाँ आपको गलत फंसाया था और आप निर्दोष हो, वो बात भी नहीं रखता है सर उसकी। ये तो मतलब मेरे साथ कुछ ज़्यादा ट्रेजेडियाँ होगी सर, परमात्मा ने आपसे संपर्क कर भाई बात होगी आपसे, तो मतलब उसकी कोई नहीं सुनना चाहता सर। बस उसको सुनना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए लोगों को, वो नहीं चाहिए सर कि बाद में किसका क्या हुआ, वो नहीं चाहिए किसी को कुछ। कृष्ण भाई, किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई? सर मेरे एक दोस्त थे वहाँ पे, चीफ हवलदार जी रणजीत सिंह, जेल में, तो बहुत अच्छे आदमी थे सर वो। बड़े लोगों की भलाई के लिए अपने खुद के पैसे से बच्चों को, जैसे वहाँ पे गरीब भी बहुत होते हैं सर, अच्छे भी बहुत होते हैं जेल में, ऐसी बात नहीं, बेकसूर भी लोग बहुत हैं सर, क्रिमिनल। तो उनको अपने पैसे से भाई चप्पल जूती वगैरह कपड़े वगैरह को छोड़ने का ऐसा कुछ वो दिला। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको बैठ के किताब लिखनी चाहिए, आपकी कहानी मतलब इंस्पायर करेगी लोगों को। भाई जो लोग, भाई मैंने उनको सारी बातें बताई सर, मैं उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता था, तो बहुत कुछ उसने मेरे को, आज मैं जिंदा हूँ तो सर वो जेल में रणजीत जी की वजह से हूँ। उन्होंने मेरे को कभी हारने नहीं दिया, मेरे को बोला कोई बात नहीं भाई, तू बाहर जाएगा, बरी जाएगा, तूने कुछ नहीं किया, ठीक है, परमात्मा भी भरोसा रख। एक दोस्त और थे सर, डीएसपी सुमित पवार जी, उन्होंने भी बड़ा मदद की सर। उन्होंने भी बोला भाई तू हौसला मत हार, ठीक है, भगवान पे भरोसा रख, कुछ नहीं किया आपने तो आप जरूर किसी ना किसी दिन इस कलंक से बरी होकर आप बाहर निकलोगे, आप टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। तो उन्होंने मेरा हौसला बनाए रखा सर। मेरा हौसला मतलब मैं सोचता था, जब भी मैं मायूस होता सर उनके पास चला जाता। वो सुमित जी थे वहाँ पे जो जेल में बंदी थे, उनको योगा वगैरह करवाते थे सुबह सर, योगा व मेडिटेशन वगैरह। तो उन्होंने बोला यहाँ जाया करो आप, शायद इससे थोड़ा सा आपको कुछ हल्का फील हो। तो उन्होंने भी बहुत मदद करी सर जेल में। तो उनके मोटिवेशन से मैं परमात्मा के आज बाहर बैठा हूँ सर, आपके सामने ये बोल रहा हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो कहते हैं सिक्के के 2 पहलू। जी सर। और दोनों ही पहलुओं की वैल्यू तो होती ही है जी। अगर सिक्के की वैल्यू है तो हेड्स और टेल्स दोनों की वैल्यू है। एक तरफ हम कहते हैं कि सिस्टम सही नहीं है, बट एक तरफ अगर हम देखें तो न्याय भी मिला। हाँ बिल्कुल सर, देरी से मिला देरी मगर से मिला। तो सरकार या सिस्टम से क्या कहना चाहते हो, क्या कहना है आपका? सर सरकार से बस यही है सर कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो नीचे इन्वेस्टिगेशन, अगर वो ठीक ठाक सा हो जाए तो बहुत से बच्चों की लाइफ बच जाती है सर। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सर जैसे जो कहानी लिखते हैं तो वो तो नीचे कहानी लिखता है सर, एक मुंशी होता है वो कहानी लिखता है सर, वो सुप्रीम कोर्ट का जज उस पर फैसला देता है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज तो वो देखने नहीं जाता सर, उसको तो जो कहानी आप लिख के दोगे वही है। तो वो अगर वो कहानी ठीक लिख देगा तो सर आपका सारा सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। तो जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होते हैं ना सर, अगर वो ठीक ठाक हो जाए तो बहुत से सर जो बेगुनाह लोग फंसते हैं सर वो बच जाएंगे। क्योंकि अगर अभी जैसे सर जैसे मेरा केस है, अभी फॉरेंसिक लैब आने में सर, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने में 3 साल लग गए सर। बच्चे की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको आने में 3 साल लग गए। अब तब तक आपको किसी ने बेल लगाई सर मैं निर्दोष हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, बट कोई नहीं मानता सर। आप वरबली बोल रहे हो मुझसे के पास कोई और proof नहीं पॉस्को है। में तो वैसे भी बेल नहीं है। हाँ, पॉस्को में वैसे बेल नहीं है सर। तो मतलब आप बोल दीजिए सर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, जब तक आप कुछ प्रूव करके नहीं दोगे। और वो प्रूव करने में कितना साल लगेगा सर, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और उसके बाद आप उस दौरान उसके साथ क्या हुआ भाई, आपका फाइनेंशियली या आपके पारिवारिक या जो कुछ भी, जैसे मेरे साथ हुआ सर, मेरी माँ गुजर गई, इससे बड़ा तो मेरे से इससे बड़ा नुकसान तो हो नहीं सकता सर। वो तो सारी चीज़ें पे आदमी कर लेता है, लेकिन इससे बड़ी हानि क्या होगी सर। तो फिर उनका कोई नहीं पूछता फिर उन चीज़ों को सर। अब बाहर आके से जैसे अभी मैं बाहर आया हूँ तो मेरे को ना लोगों को कहना पड़ रहा है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। हर जगह मेरे को बताना पड़ता है, प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि सर मैंने कुछ नहीं किया, ये रिपोर्ट है सर, ये है, ये नार्को टेस्ट लगाया मैंने, ये सब किया। हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मेरे गांव में भी मतलब मेरे बारे में गलत, क्योंकि सर एक अब्बा के ऊपर जो लग गया एक बार तो गांव में भी जिक्र होते हैं सर कि हाँ इसने किया होगा कुछ। फिर आप निकल के आते हो भी आपने कुछ नहीं किया तो आपकी छवि तो धूमिल होगी ना सर। अब आप कहाँ हर आदमी को जाके थोड़ी बताओगे भाई मेरे साथ ये किया, तो कहाँ बताएंगे सर, हम किसको बताएं। तो ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सर, जो बाहर चलो ठीक है भाई, परमात्मा ने अभी मैंने इतने कष्ट झेले और चलो आखिरी में न्याय तो मिला, परमात्मा तो न्याय है सर। हो सकता है भाई देर से मिला लेकिन बट न्याय है। इसमें जो हानियाँ हुई सर उसका तो भाई परमात्मा, उसका तो क्या कर सकते हैं सर। उसमें किसके पास जाएं सर, किसको रोएं। और पता नहीं सर मेरी तो लाइफ में पता नहीं सर कौन से जन्म के मैंने पाप किए हैं। क्योंकि सर बॉक्सिंग की वहाँ भी कामयाब नहीं हुआ, एकेडमी खोली वहाँ भी कामयाबी नहीं हुआ, शादी की वहाँ भी कामयाब नहीं हुआ, और लास्ट में करने की कोशिश करी वहाँ भी कामयाब नहीं हुआ सर। मैं तो मतलब पता नहीं सर मैं किस जन्म के पाप करके आया मुझे खुद पता नहीं है। बट पता नहीं सर मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ सर अब भी। मैं बहुत ही कम लोगों के साथ बात करके खुश हूँ सर। मेरा मन नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ या मेरे जो अंदर चल रहा है मैं किसी को बताऊँ, मेरा मन भी नहीं है सर। मेरे भाई हैं बहुत ठीक हैं, सारी फैमिली पूरे हेल्प करते हैं पूरी, बट मेरा मन नहीं है सर मैं किसी को बताऊँ। घर एक कमरा है सर, चारों साइड माँ के पोस्टर गए, फादर के पोस्टर गए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ बीतता है मेरा और मैं वहाँ खुश हूँ सर। नहीं निकलता, मैं बहुत कम निकलता हूँ। मतलब मन सा भर गया हर चीज़ से सर, थक सा गया। मतलब जिंदा इसलिए था सर कि ये कहानी मैं बताऊं और मेरे जो परिवार पे कलंक लगा मेरी वजह से सर, भाई इसने ये किया, वो सब लोगों के सामने आई, इसलिए ज़िंदा रहा सर। मेरे माँ बाप की यादें, मेरे माँ बाप का जो हौसला, उन्होंने जो मेरे को कहा, परमात्मा के दर्शन की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ सर। और भाई मैं कहूँगा कि हौसला जो होता है ना वो बुलंद हो अगर तो आदमी जीवन में सब कर लेता है। और मुझे लगता है कि वो आपके परिवार की, आपकी माँ की वो एनर्जी थी, वो ताकत थी जिसने आपको ना रुकने की शक्ति दी कि नहीं किशन करना है। सर अगर मतलब मेरे माँ बाप ने उस दिन वो चीज़ें नहीं की होती मेरे को, फर्स्ट तो मैं शायद जेल में भी लटक जाता सर। तो मेरे को हमेशा मतलब मेरे माँ बाप की वो कई वही बात याद आती थी सर। अब आप ये देखो सर, मतलब वहाँ पे मैं 12-12, 15-15 घंटे खड़ा रहता था सर, ताकि क्योंकि बैठता तो कीड़े मकोड़े थे सर अंदर, वो चढ़ जाते बॉडी पे। बैठता सोता तो मैं कोशिश करता कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा रहूँ वहाँ पे। 6x6 की चक्की होती है सर उसमें, तो उसमें आप क्या कर लोगे सर, उसमें खड़ा रहो या तो सो जाओ, बैठ जाओ। फिर सोने के लिए भी नीचे आप कीड़े मकोड़े चले तो कब। तो मैं
कोशिश करता कि जब मेरी बॉडी पे कुछ चढ़े तो मेरे को महसूस ना हो। 15 घंटे आप खड़े रहोगे सर, फिर 2 घंटे अगर आप सो भी जाओगे तो शायद कानों में उंगली डाल के ताकि कीड़ा मकोड़ा ना घुसे कानों में, तो ऐसे पैर मोड़ के कीड़े मकोड़े ऐसे ऐसे सो जाता। और क्वारंटाइन का नाम लेके कर दिया सर वहाँ पे। अब कौन पूछता है फिर उसमें सर, लोग के भीड़ भाड़ वाले के कैसे आए थे, क्वारंटाइन कर दो। सही कह रहे हो भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को समझना भी चाहिए कि इस समाज में क्या क्या हो रहा है। उनको इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये तो ज़रूर पता चलेगा कि कृष्ण शर्मा की कोई गलती नहीं थी, कृष्ण शर्मा बेगुनाह था। यही चाहता हूँ सर मैं और उसको गलत तरीके से झूठ बोल के किसी भी तरीके से फंसाया गया। बट मैं उन लोगों को भी ये बात बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये केस दर्ज कराया कि कम से कम एक बार ये तो सोचते कि एक इंसान की ज़िंदगी किस तरह से बदलेगी, क्या होगा उसके जीवन में। सिर्फ रंजिश के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते किसी इंसान के साथ कि आप उसकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह कर दो। मेरे 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 हिसाब से ये बहुत गलत है। इससे बेहतर तो मैं कहूँगा कि एक इंसान को तुम ख़त्म कर दो। वो अच्छा रहता है सर। आदमी अब जेल में क्या सर, एक दिन साल के बर कटता है सर। आपको हरास कर चारों साइड से हरास हो, परिवार की तरफ से भी। आप परिवार बेचारा जिनको पता ही नहीं है, कोर्टों के चक्कर लगा के बेचारे वो थक गए, उनको पता नहीं किसके पास जाना है, कहाँ क्या करना है, क्या करें। जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं सर, वो बेचारे क्या करेंगे बताओ उसको। तो मतलब इससे अच्छा तो यही है कि सर मार देना वो बेटर रहता है सर। जेल से तो जो बेगुनाह काट देना चाहिए सर, उनसे तो यही कि भाई मार दे तो वो बेटर है सर, क्योंकि बेगुनाह सर उसका बहुत कुछ लुट जाता है सर। और चलो सर परमात्मा पता नहीं मेरे को, मेरे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए सर, मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई सर। नहीं तो सर मतलब मैं भी अगर कुछ गलत सोचता तो सर मेरा बचा क्या है सर, अभी को तो कुछ बचा ही नहीं सर। तो मेरा तो गोल ही ख़त्म हो गया सर जीवन के। अभी बस ठीक है, मेरे को अपना जीवन काटना है सर कैसे भी करके। मैं अपनी खुशी देखूंगा कि मेरे को कहाँ खुशी मिलती। तो मेरा तो सब ख़त्म ही हो गया है सर। तो ऐसे मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं सर जिनको 20-20 साल बाद पता चलता है कि इसने कुछ नहीं किया, तो क्या करें सर उसका। बट ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अब आपको अपने बारे में सोचना है और अपनी खुशी के बारे में सोचना है कि कहाँ आपको खुशी मिलती है। आपको खुशी मिलती है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख के। और मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है जी सर। मैंने सिर्फ ऊपर से आई जस्ट वेंट थ्रू इट, थोड़ा बहुत देखा है मैंने। बट मैं पर्सनली चाहूँगा कि लोग इस किताब के माध्यम से कृष्ण जी की ज़िंदगी को एक बार समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि एक आत्मकथा भी, वो भी एक जीवित इंसान की, जी सर। उसको पढ़ के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने पीयूष मिश्रा जी की एक किताब पढ़ी थी, उन्होंने उसमें शुरू में लिखा कि जिंदा होते हुए लिख रहा हूँ। जी सर। तो बड़ी झिझक सी महसूस हो रही है। और मैं महसूस कर सकता हूँ कि अपनी लाइफ की एक कहानी, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है आपकी, राइट? जी सर। उस पॉइंट पे आके जब एक इंसान लिखता है तो उसके मन में भी ना कई सारे खुद को लेके सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग होता है। बट मैं यही अपील करूँगा लोगों से, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं पॉडकास्ट में, कि ये किताब ज़रूर पढ़ना। ज़्यादा कुछ नहीं, ज़िंदगी में कुछ तो वैल्यू ऐड होगी फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ एक्चुअली फेस्ड समथिंग दैट इज़ वर्स्ट देन डेथ। मौत से भी ज़्यादा कुछ बुरा होता है तो वो ये होता है कि एक बेगुनाह को सज़ा दी जाए उस चीज़ की जो उसने ना किया हो। जी सर, ये सबसे तकलीफ़दायक चीज़ें हैं सर। जब एक आदमी ने कुछ किया नहीं सर जीवन में, और उसको फिर इतने साल सर, आप ये देखो सर कि भाई एक दिन सर,
एक ही दिन अगर आपको कहें कि आप इस रूम में, आप बाहर मत निकलना, आप इसी रूम में ही रहना, चाहे आपके सर कुछ भी परोस दें, आपको कुछ नहीं अच्छा लगेगा। और फिर उस आदमी को सालों तक बंद किया रखा जाता है सर, और उसका सब कुछ लुट जाता है सर, उसका घर बर्बाद, सब कोर्टों के चक्कर काट काट के सर, कोर्ट है मतलब, और जिसके घर में, जिसको पता ही नहीं सर, जिसको कोई भी कह देगा कि चल चल हम ये करवा देंगे, चल तो मेरे साथ चल, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे सर, उनको बेचारा कोई पता ही नहीं होता भाई। चल किसी ने कुछ आगे बोल दिया, चलो उसी के साथ हो लिए, चलो किसी ने आगे बोल दिया, तो ऐसे भी होता है सर। अब मेरे घर में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था सर, जिसने भी जो बोला उसी के साथ हो लिए। सही कह रहे हो आप। नहीं, मैं सभी लोगों को ये बात बोलूंगा अभी कि यार एक बार आंख बंद करके ना वो दिन याद कर लेना जब किसी ने तुम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था और आज तक तुम उस झूठे इल्ज़ाम को गलत साबित नहीं कर पाए हो। ये हर इंसान की ज़िंदगी में हुआ होगा जी सर। कि किसी ने उस पे कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम ज़रूर लगाया होगा, ऐसी बात ज़रूर बोली होगी जिसके लिए वो आज भी मन ही मन परेशान बैठा होगा कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला जबकि मैंने तो वो काम किया ही नहीं। तुम्हें उसकी कोई सज़ा नहीं मिली बट फिर भी तुम परेशान हो। एक बार सोच के देखना कि उस इंसान पे क्या बीतती होगी जिसने गुनाह नहीं किया और उसको ऐसी सज़ा दी गई जहां वो अपनी माँ की अंतिम इच्छाएं कह लो, अंतिम संस्कार कह लो, अंतिम समय पे वो अपनी माँ के साथ नहीं था, अपनी माँ के पास नहीं था। इतना ही कहना चाहूँगा मैं, और तो इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। लोगों को समझने की ज़रूरत है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है। बस क्या है कि लोग दुश्मनाई के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सोचते ही नहीं है अच्छा बुरा। अगर वो थोड़ी सोच लें तो सर मेरे ख्याल से नहीं होगा ये चीज़ें। बट दुश्मनाई के चक्कर में लोग नहीं सोचते ये चीज़ें, उनको तो सर बदला दिखता है कि मेरे को बदला चाहिए, और उस बदले में आप एक घर बर्बाद कर रहे हो, 2 बर्बाद कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। तो अगर थोड़ा बहुत भी सोच ले इंसान सर गलत करने से पहले, क्योंकि सर अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे ना सर, तो रात को सोने से पहले हमारे दिमाग में चलेगा कि हाँ मैंने आज ये गलत काम किया है। बट वो क्या है कि लोगों को नहीं बताना चाहता, शो नहीं करता सर, बट उसकी आत्मा को पता होता कि हाँ आज तूने गलत काम किया। तो सर सबको पता होता है कि आपने अच्छा किया बुरा किया, बट नहीं सर, अपने ईगो के चक्कर में सर भाई आपको मरो जियो, आपको मतलब नहीं, उसको बदला चाहिए। एक और छोटी सी चीज़ है बिफोर वी कम टू एन एंड, बिल्कुल मेरे मन में एक बात आई कि सिर्फ एक इंसान बदनाम नहीं होता, उसका परिवार बदनाम होता है, उसके परिवार से जुड़े हुए लोग बदनाम होते हैं। आप एक टीचर रहे हो, एक कोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो बदनामी आपके स्टूडेंट्स तक भी गई होगी जी। आपके गांव, आपके दूर के रिश्तेदार, कि भाई तुम उसके रिश्तेदार हो जिसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। तो जिंदगी सिर्फ एक इंसान की कहाँ खराब होती है, ऐसी चीज़ों में तो पूरा घर परिवार सभी बदनाम हो जाते हैं। मतलब सर जब इस तरह का, अभी आप मेरे साथ ही देख लो सर, माँ चली गई, दर्शन नहीं हुए सर, फैमिली है उसने मतलब सारा ही तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया सर। एक छोटी सी मतलब बात के लिए मैंने तो बोला कि ठीक है हम प्यार से अलग हो जाते हैं अगर कुछ ऐसा इशू है तो, बट उसने बदला लेने के लिए अब मेरी तो आत्मा को ही चोट पहुँचा दी सर। मेरे को तो मेरे तो सब कुछ ही मेरे माँ बाप थे सर, वो दोनों चले गए, मेरे लिए तो बचा ही नहीं कुछ भी। तो अभी खुद की मतलब अपनी ईगो को शांत करने के लिए कि दूसरे का घर बर्बाद हो या वो मरो जियो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको शांति मिलेगी। एक रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास, वो ये कह रहे हैं, जो मेरी घरवाली वो कह रही है कोर्ट से सजा देके देंगे ठीक है, नहीं तो हम इसको मारेंगे, मेरा भाई है वो मारेगा इसको, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर कोर्ट से सजा दे देगी तो बेटर है। वो रिकॉर्डिंग मैंने उसमें लगाई सर, कोर्ट में लगाई वो रिकॉर्डिंग। तो मतलब सर मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि मतलब कैसे परमात्मा ने ये सब चीज़ें दी भाई, और मैं ये सब अपने आप को निर्दोष साबित कर पाया। नहीं तो सर बच्चे ने बोल दिया कि हाँ मेरे साथ किया, तो मैं तो बचना ही नहीं था सर। तो मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था सर, जिनकी वजह से मैं सब साबित कर पाया, और आज सबके सामने आपके चैनल के माध्यम से मैं
ये बात रख पाया सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि मैं आभारी हूँ आपका कि आप आज यहाँ आए, और जो भी आपने बातें की हैं, सिर्फ बातें नहीं हैं, सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये मेरे लिए जज्बात हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो सिर्फ वही इंसान समझता है जिसके साथ बीती हो। तो ये आपका पॉडकास्ट था, थैंक यू सर। आपके लिए था, और मैं चाहूँगा कि जो भी इसको देखे वो ये किताब ज़रूर पढ़े एक बार। जी सर, थैंक यू सर। Thank you so much, धन्यवाद Kushan सर। थैंक यू, Thank you so थैंक यू सर।